गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि अगर एक करंट कैरिंग वायर को हम किसी फील्ड में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो उस पर फोर्स आएगा जिसकी वैल्यू होगी F=I dl×B। तो इस टॉपिक को बेटा हमने लास्ट क्लास में ड्राइव किया था बेटा, उसके ऊपर हमने क्वेश्चन देखे थे। अब उसी में सर आगे बढ़ते हैं। उसी की मदद से आज हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास में दो लॉन्ग पैरेलल वायर हैं, टू लॉन्ग पैरेलल वायर हैं, तो उनके बीच में बेटा कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो पहले आज बेटा इसका हम डेरिवेशन देखेंगे और बेटा फिर उसके रिलेटेड बेटा क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का टॉपिक सिर्फ रहेगा मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, ऑफ कोर्स करंट कैरिंग वायर्स बेटा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स बेटा। तो पहले हम इसको बेटा डिराइव करने जा रहे हैं बेटा हैं, और फिर हम आगे बात करेंगे। अच्छा बेटा, ये देखिए ना, ज़्यादा टॉपिक बेटा स्टैंड अलोन तो होते नहीं हैं, अकेले तो होते नहीं हैं, वो ज़्यादातर बेटा पीछे में बेस करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो डायरेक्ट बेटा आ गए हैं तो बेटा पहले पीछे की वीडियो पढ़ें बेटा, है ना। एटलीस्ट अगर आप किसी चैप्टर का वीडियो देख रहे हैं तो पहले उस चैप्टर के स्टार्टिंग से बेटा हमेशा पढ़ें, या ध्यान रखें बेटा, क्योंकि जो भी वीडियो होगा, जो भी क्लास बेटा होगा, उसमें पिछले क्लासेस का तो यूज़ होना ही बेटा है। तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो अगर आप डायरेक्ट आ गए हैं बेटा, ठीक है। आज भी पिछले क्लासेस की बेटा बातें यूज़ होगी, मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होगी, मैग्नेटिक फोर्स बेटा यूज़ होगा। तो बिना पीछे का पढ़ा हुआ ये समझ में नहीं आएगा। तो आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले पीछे जगह पढ़ें, फिर बेटा आप यहाँ आएँ ना। हम बेटा निकालने वाले हैं आज कि अगर दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं तो उनके बीच में कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा। एक वायर सर यहाँ रखा हुआ है, करंट I1 है, दूसरा उसके पैरेलल है, उसमें करंट I2 है, बेटा इनके बीच का गैप D है, और हम इनके बीच का फोर्स निकालने वाले हैं। कैसे बेटा निकालेंगे? हम जानते हैं कि अगर एक वायर को बेटा एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो बेटा फोर्स कितना आता है? F=I dl×B। किसी करंट कैरिंग वायर को जिसमें करंट I है, अगर एक्सटर्नल फील्ड B में रखेंगे तो फोर्स आएगा F=I dl×B। dl क्या होता है? उसका करंट एलिमेंट किसी वायर का। ये बेटा लास्ट क्लास की बातें हैं, हमने कहा लास्ट क्लास के बिना समझ नहीं आएगा ये। तो ये बेटा फोर्स ऑन वायर होता है जिसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया हो। अब बेटा यहाँ कोई एक्सटर्नल फील्ड तो है नहीं, तो फिर फोर्स कैसे आएगा? तो हम बेटा ये सोचेंगे यहाँ पर कि इन दोनों वायर के बीच में जो फोर्स के आने की वजह है वो बेटा ये है कि जो करंट बेटा हमारा है I1, ये जो फर्स्ट वायर बेटा है जिसमें करंट I1 है, ये अपने आसपास एक एक्सटर्नल फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जो ये बेटा ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो सेकेंड वायर के लिए एज अ एक्सटर्नल फील्ड बिहेव करेगी। ध्यान दीजिए बेटा, ये जो पहला वायर है वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हम जानते हैं कोई भी लॉन्ग वायर अपने आसपास कितना फील्ड प्रोड्यूस करता है? μ0I/2πx। याद है बेटा आपको? सो अगर पहला वाला वायर फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसे B1 कह देंगे, और करंट बेटा उसमें कितना है? I1 है। ये बेटा हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास, इस चैप्टर का बेटा फर्स्ट क्लास, अगर आप याद करें तो यहां पर बेटा हमारे पास जो फील्ड है B1 है, B1 कितना है? μ0I1/2πx। तो ये वाला वायर जो है ये अपने आसपास फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो सेकंड वायर के लिए बेटा एक्सटर्नल फील्ड होगी, और इस एक्सटर्नल फील्ड में जो पहला वाला बेटा सेकंड वाला वायर है वो फोर्स फील करेगा। कौन सा समझ में आया बेटा? पहला वाला वायर फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो सेकंड के वायर के लिए बेटा एक्सटर्नल फील्ड होगी, जिसमें ये वाला वायर आपका फोर्स फील करेगा। क्लियर हुई बात सर? आगे चले बेटा, डेरिवेशन देखें बेटा, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए। पहले हम क्या करने वाले हैं? I1 की फील्ड निकालने वाले हैं बेटा I2 पे। मान लो I1 की I2 पे बेटा फील्ड है B1, ये B1 फील्ड बनेगी I2 के लिए बेटा एक्सटर्नल फील्ड, और एक्सटर्नल फील्ड में I2 जो है फोर्स फील करेगा। तो पढ़ लेते हैं बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखना है आपको। लेट टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट I1 and I2 आर प्लेस्ड एट अ गैप D। बोर्ड में डेरिवेशन कर रहे हैं, दो लाइनें लिखेंगे, ये डायग्राम बेटा बनाएंगे, आगे चल के डेरिवेशन देखते बेटा हम लोग। तो हमने आपसे जैसे बताया बेटा, पहले क्या करोगे आप? पहले I1 की फील्ड निकालोगे एट द पोजीशन ऑफ I2। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 एट पोजीशन ऑफ I2 कितनी बेटा होगी? μ0I/2πd। तो μ0I1/2πd, 2πx या d, एक ही बात है, x लिखो या d लिखो, क्या फर्क पड़ता है? तो लॉन्ग वायर की बेटा फील्ड का फॉर्मूला होता है, ये हमने पिछले क्लास में बेटा पढ़ा हुआ है। तो फर्स्ट वाले वायर की फील्ड होगी B1 μ0I1/2πd,
और ये जो फील्ड है ये सेकंड वायर के लिए एक्सटर्नल फील्ड होगी जिससे उस पर फोर्स आएगा, तो हम कहेंगे फोर्स ऑन I2 ड्यू टू I1 बेटा, फोर्स ऑन I2 ड्यू टू I1 कितना बेटा होगा, F इक्वल टू फॉर्मूला बेटा क्या, I dl क्रॉस B बताया पीछे, F इक्वल टू I dl क्रॉस B बेटा, ठीक है। इसको बेटा अभी यूज करेंगे लेकिन डेरिवेशन में आपको लिखना ऐसा है। स्केलर फॉर्म में क्या करो बेटा, इसका मॉड ले लोगे। आपको मैंने बताया था अगर वायर बेटा स्ट्रेट वायर बेटा है, अगर वायर बेटा स्ट्रेट है तो आप सीधे बेटा इससे लिख सकते हैं ILB साइन थीटा या IBL साइन थीटा बेटा, ठीक है। अगर वायर स्ट्रेट है तो उसका मॉड लेके मॉड समझते हैं बेटा, वेक्टर का मॉड क्या होगा, वैल्यूज की होगी F होगी बेटा, तो यहां बेटा इसका मॉड लेके आप सीधे लिख सकते हैं IBL साइन थीटा। अगर बेटा हमारे पास में ये जो वायर है वो स्ट्रेट है तो आप सीधे बेटा इसको लिख सकते हैं। डन। अच्छा अब सुनो, हम फोर्स बेटा किस पे निकाल रहे हैं बताओ, I2 पे निकाल रहे हैं बेटा, हम फोर्स बेटा किस पे निकाल रहे हैं, I2 पे। किसकी वजह से बेटा, I1 की वजह से। अगर हम फोर्स I2 पे ले रहे हैं तो करंट I2 का लेंगे, लेंथ I2 की लेंगे, सब कुछ I2 का लेंगे सिवाय किसके, फील्ड के। फील्ड हमेशा किसकी होगी, एक्सटर्नल फील्ड होगी, पड़ोसी की फील्ड होगी। आप याद करो बार बार से बात होती है। तो पड़ोसी बेटा बोलो कौन है, I1, तो फील्ड I1 की लेंगे। क्या मेरी बात समझ गए बेटा। अगर हम I2 पे फोर्स निकाल रहे हैं तो बेटा यहां करंट भी I2 का होगा, लेंथ भी I2 होगी, सब कुछ I2 का होगा सिवाय किसके, फील्ड। फील्ड हमेशा एक्सटर्नल होगी, फील्ड हमेशा पड़ोसी होगी। पड़ोसी कौन है, I1, तो I2 का पड़ोसी I1 है तो फील्ड हम B1 लेंगे बेटा। इतना समझ आया बेटा। अच्छा थीटा जो बेटा आप जानते हैं किसके बीच का एंगल होता है, करंट मतलब DL वेक्टर और B वेक्टर। DL वेक्टर हमेशा करंट के साथ साथ होता बेटा है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के बीच का जो बेटा एंगल है वो थीटा होता है। अभी मान लो थीटा 90 है, कैसे, मैं पिछले पेज जाके समझाऊंगा बेटा आपको, है ना। तो थीटा बेटा 90 है, मान लेते हैं बेटा ऐसा, यहाँ जस्ट अभी समझाऊंगा कैसे होता है। साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो बेटा क्या बचेगा I2 B1 L2। नाउ I2 को I2 लिखा बेटा, B1 बेटा हमारे पास कितना है, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई D, और L2 सेकेंड वायर की लेंथ है, आप उसे जनरल वे में L मान लो या L2 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो ये L हमने मान ली बेटा, सेकेंड वायर की लेंथ बेटा L मान ली, आप L2 मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा हो गया बेटा, बस आप L को नीचे ले आओ बेटा, F बाई L आ गया। अच्छा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D बेटा, ये आ गया फोर्स अपॉन लेंथ, इसे बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ बेटा। क्या बेटा बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो I2 पे जो फोर्स है पर यूनिट लेंथ दैट विल बी म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D। क्या मेरी बात समझ में बेटा, I2 पे जो फोर्स है पर यूनिट लेंथ बेटा वो हमारे पास कितना बेटा है, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D बेटा। इतना समझ में आया बेटा सबको। जो हमारा फोर्स बेटा है किस बेटा, I2 पे, वो पर यूनिट लेंथ कितना है, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D बेटा। दो बार जरा और इसको बोलें, जल्दी से याद करें बेटा इसको फटाफट। F बाई L इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D। फिर से एक बार, F बाई L इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D बेटा। तो फॉर्मूले अच्छे से याद कर ले बेटा, आगे बेटा हमें काम आने वाले बेटा है फॉर्मूले, तो अच्छे से बेटा फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब भी कोई फॉर्मूला लिखें 4-5 बार घुमा लें उसको, बढ़िया से याद हो जाएगा बेटा, ठीक। अब सर थीटा 90 देखते हैं बेटा क्यों बेटा है, पिछले पेज जाते बेटा है, डेरिवेशन बेटा हमने कर लिया है। देखो यहां देखें बेटा, ये जो I1 है ये फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है B1। पहले इस फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं। आपको याद होगा बेटा यहां पे डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से बेटा। अब तक हमने बेटा 4 बार राइट हैंड थंब रूल पढ़ लिया बेटा है, तो आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना होगा, वरना बेटा फिर डाउट आएगा, है ना। तो रिवीजन बेटा डायरेक्शन का बड़े अच्छे से करें बेटा। यहां पर बेटा हमने क्या कहा था, अगर एक वायर की फील्ड निकालना आपको है तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। सपोज I1 की फील्ड निकालना है तो I1 पे थंब रखेंगे करंट के साथ साथ। I1 की फील्ड निकालना है I2 के पोजीशन पे बेटा, I1 I2 के पोजीशन में फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो है B1 बेटा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, I1 की फील्ड निकालना है तो थंब I1 पे रखोगे, फिंगर बेटा वहां रखोगे जहां फील्ड निकालना है, और तबला बजाओगे। बोलो सर तबला कहां गया, अंदर गया, तो फील्ड B1 सर अंदर हो गई। तो ये आ गया आपका क्रॉस में, अंदर इनसाइड क्रॉस B1। तो राइट हैंड थंब रूल से हमने क्या किया, I1 की फील्ड I2 की पोजीशन में निकाली जो कि अंदर आई बेटा, तबला बजा जाके, ठीक है।
आपको याद होगा बेटा पहले क्लास में बहुत तबला बजाया था, सेकंड में भी काफी बजाया था बेटा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड तबला बजाने से आराम से आ जाती है भाई। तो वायर की फील्ड के लिए I1 पे थंब रखेंगे और I2 पे रख के I2 पे फील्ड निकालना, तबला बजाओगे भाई। तबला कहां गया बोलो, अंदर गया, तो फील्ड अंदर हो गई, फील्ड का डायरेक्शन बेटा आ गया। अब देखो ये B1 जो है हम जान रहे हैं I2 के लिए क्या है, एक्सटर्नल फील्ड है। तो अगर मैं थोड़ा बदल दूं, अगर हम फोर्स I2 पे ले रहे हैं तो फील्ड बेटा हम कौन सी लेंगे, B1 लेंगे। फोर्स हम बेटा निकाल लें I2 पे, तो फील्ड बेटा लेंगे बेटा किसकी, हम B1 बेटा, एक्सटर्नल बेटा फील्ड लेंगे। एक्सटर्नल फील्ड बेटा I2 के लिए B1 की फील्ड है, I1 की फील्ड है। I1 की फील्ड यहां B1 है, जो I2 के लिए एक्सटर्नल फील्ड है। और ये फोर्स बेटा हम I2 पे ले रहे हैं। तो इसमें बेटा क्या करेंगे, जब I2 पे हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालेंगे तो आप जानते हैं राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। अब यहां राइट हैंड थंब रूल थोड़ा सा बदल गया। क्या करते थे बेटा, हम लोग फिंगर रखते थे बेटा DL पे, हम घुमाते थे B पे हम, तो थंब हमें क्या दिया करता था, फोर्स। ये जो बेटा I2 है, इस पे अगर छोटा सा एक एलिमेंट लें हम लोग बेटा यहां पे DL, और DL वेक्टर डिफाइन करें, तो इसके DL वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो I2 का डायरेक्शन होगा। ये DL वेक्टर जो बेटा है वो किसके लिए बेटा बोलो, है I2 के लिए, क्योंकि हम I2 पे फोर्स निकाल रहे हैं। तो DL वेक्टर मतलब एक छोटा सा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड DL के बराबर है और डायरेक्शन है सेम एज डायरेक्शन ऑफ I2 बेटा। डन। तो I2 ऊपर है। अब हम लोग क्या करते थे, राइट हैंड थंब रूल में हम लोग फिंगर कहां रखते थे बेटा, DL पे, घुमाते किस पे थे, एक्सटर्नल फील्ड B, यहां B1 है, और थंब दिया करता था फोर्स। लाओ भाई राइट हैंड ऊपर लाओ। तो फिंगर बेटा कहां रखेंगे हम, I2 पे, जो कि ऊपर की तरफ है। घुमाएंगे बेटा बोलो किसमें, B1 में, B1 अंदर बेटा है। थंब कहां गया बेटा, लेफ्ट गया, तो फोर्स बेटा हमारा लेफ्ट हो गया। बोलो समझ में आई बात बेटा। तो फोर्स बेटा हमारे पास लेफ्ट हो गया, यहां पे बेटा फोर्स बेटा लेफ्ट हो गया। अब थोड़ा सा बेटा ध्यान देना, यहां पे एक बार फिर से मैं बताऊं आपको कि हम बेटा यहां पे राइट हैंड थंब रूल दो बार यूज कर रहे हैं। पहली बार हम राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहे हैं I1 की फील्ड यहां निकालने में, और हम दोबारा बेटा हम राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहे हैं I2 पे फोर्स निकालने में। एक बार फिर से ध्यान से सुन लो बेटा, बढ़िया पक्का कर लो उसको, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने बार बार आपसे कहा कंफ्यूजन बेटा उनको होता है जो रिवाइज नहीं करते बेटा। जो बार बार रिवाइज करते हैं चीजों को बेटा वो कभी कंफ्यूज ही नहीं होते बेटा। है कंफ्यूजन, सिर्फ कंफ्यूजन की एक ही वजह है बेटा, रिवीजन को बहुत कम करना बेटा। रिवीजन ज्यादा करेंगे अपने आप से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो आइए देखिए एक बार फिर से जाए। पहले हम I1 की फील्ड निकालेंगे, I2 की पोजीशन पे से B1 कहेंगे। कैसे निकालेंगे सर, हम लोग थंब रखेंगे I1 पे, तबला बजाएंगे हम I2 पे जहां फील्ड निकालना है। फील्ड बेटा अंदर गई, ये राइट हैंड थंब रूल से बेटा हमने फील्ड निकाली I1 की, I2 पोजीशन B1। अब B1 I2 के लिए एक्सटर्नल फील्ड होगी, वो I2 पे फोर्स लगाएगी बेटा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। यहां फिंगर DL पे रखेंगे, B1 पे घुमाएंगे, थंब फोर्स देगा। तो DL ऊपर है, ऊपर फिंगर रखी, B1 अंदर है, अंदर घुमाई, थंब कहां आया, लेफ्ट आ गया, तो फोर्स बेटा लेफ्ट आ गया। बोलो इतना समझ में आया बेटा। अब ये फोर्स बेटा हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, पहले मैं थीटा आपको समझा दूं बेटा। मैंने आपसे कहा था थीटा बेटा बोलो यहां कितना है, 90 बेटा है। ये थीटा बेटा 90 है, तो मैंने कहा था समझाऊंगा मैं आपको, पहले थीटा समझा देता हूं बेटा आपको। ये थीटा बेटा 90 कैसे है, देखो यहां देखिए, थीटा बेटा किसके बीच का एंगल है, DL और B के बीच का। DL और बेटा B के बीच का एंगल बेटा थीटा है। 90 कैसे है, पिछले पेज चल के देखते हैं बेटा। है यहां देखिए, DL बेटा कहां की तरफ बेटा, ऊपर है I2 के साथ साथ, और B1 बेटा फील्ड बेटा बोलो कहां है, अंदर। तो इन दोनों में सर कितना बेटा एंगल होगा, बोलो यहां से बेटा यहां तक बेटा कितना एंगल बेटा होगा, देखो 90 एंगल बेटा हुआ। तो DL ऊपर है, B1 अंदर है, दोनों में एंगल कितना होगा, 90। इसलिए बेटा हमने इस एंगल को 90 लिखा है यहां पे बेटा। साइन 90 कितना हो गया, 1। तो आपको बेटा एंगल 90 समझ में आ गया, और ये फॉर्मूला तो मैं पहले ही समझा चुका हूं आपको। क्लियर हुई बात बेटा। तो हमने बेटा इस फॉर्मूले को ड्राइव बेटा कर लिया, ठीक। अब इस फॉर्मूले पे बेटा बेस्ड हम पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें देखेंगे बेटा, और बेटा फिर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, है ना। फॉर्मूला एक बार फिर से याद कर लें कि फोर्स अपॉन लेंथ, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई d। तो दो लॉन्ग पैरेलल वायर अगर रखे गए हैं तो उनके बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई d बेटा। d उनके बीच का गैप बेटा है। अब पहले बेटा कुछ कंसेप्चुअल चीजें देखेंगे इस पे हम बेस्ड, और बेटा फिर हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स बेटा इस पे। डन। तो देखिए सर, आपको याद होगा 11th क्लास में कि हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती थी फर्स्ट चैप्टर।
या एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस याद करें बेटा आप। तो 7 बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी होती थी, उनकी 7 बेटा फंडामेंटल यूनिट्स होती थी। उसमें से बेटा एक इलेक्ट्रिक करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी थी और उसकी यूनिट बेटा एम्पियर थी। तो 11th क्लास में जब मैं पढ़ाता हूं तो आपको बोला था मैंने, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, कि भाई ये वाला एम्पियर वाली बात हम 12th क्लास में करेंगे बेटा। तो आज वो दिन आ गया बेटा है कि हम एम्पियर को इस फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं बेटा है। एम्पियर को हम इस फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं बेटा। तो हम एम्पियर को डिफाइन बेटा करने जा रहे हैं बेटा। अब देखो बेटा कैसे डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर को बेटा, कैसे डिफाइन करेंगे। देखो जैसे मान लो बेटा हमारे पास में, आप समझ गए मेरी बात को सर, कि 11th क्लास में हमने पढ़ा था 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, उनकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी, हर यूनिट की एक डेफिनेशन होती है। उसमें से एम्पियर वाली 11th क्लास में डिफाइन नहीं की थी, मैंने कहा था 12th में डिफाइन करेंगे। तो आज वो दिन आ गया जब हम 1 एम्पियर को डिफाइन करने जा रहे हैं बेटा है। करंट की जो यूनिट है एम्पियर, उसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं बेटा। और देखो कैसे डिफाइन करेंगे। ये बेटा 2 लॉन्ग पैरेलल वायर बेटा हमारे पास है। मानो बेटा इनके बीच से बेटा गैप है 1 मीटर। इनके बीच से बेटा गैप कितना बेटा है 1 मीटर। 1 मीटर बेटा गैप हमारे पास है, ठीक। अच्छा, अब इसमें बेटा करंट मान लो बेटा कितना है 1 एम्पियर बेटा। इसमें बेटा करंट बेटा मान लो कितना बेटा है 1 एम्पियर। दोनों में बेटा करंट 1 एम्पियर है, लेट अज्यूम, ठीक है, कि दोनों में बेटा 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। चलो अब ये फॉर्मूला बेटा यूज करो। अगर वायर के बीच में गैप 1 मीटर है तो डी हो गया बेटा 1 मीटर। अच्छा, करंट 1 एम्पियर बेटा है तो I1 1 I2 भी 1 हो जाएगा। तो ये 1 ये 1 ये बेटा कितना हो गया बेटा 1 हो गया। तो जरा बताओ बेटा ये कितना बचा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बचा। डन। अच्छा, म्यू नॉट की बेटा वैल्यू कितनी होती है आप सबको याद होगी, 4 पाई इंटू 10 टू पावर ऑफ -7। और नीचे बेटा बोलो कितना बेटा है 2 पाई। तो 2 पाई 4 पाई बेटा कैंसिल हो गया, 2 बचेगा, वहां जगह नहीं बेटा, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, ये बचेगा 2 इंटू 10 टू पावर ऑफ -7। क्या बचा F अपॉन एल। F अपॉन एल मतलब फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स की यूनिट बेटा क्या होगी न्यूटन, और यूनिट लेंथ की बेटा क्या होगी मीटर। इतना समझ आया बेटा। अब फिर से एक बार समराइज करता हूं चीजों को। अगर हमारे पास 2 वायर हैं, दोनों के बीच में गैप 1 मीटर है, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर हैं, दोनों के बीच में गैप 1 मीटर है, दोनों में करंट 1 एम्पियर है बेटा। तो हमने बेटा वैल्यूज पुट करी यहां पे, I1 1 I2 1 D1 बेटा। तो वैल्यू कितनी बची म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। म्यू नॉट की बेटा वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 पढ़ा हुआ बेटा हमारा है। 2 पाई लिख दिया, 4 पाई बाई 2 पाई, 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 इंटू 10 टू पावर -7। और ध्यान दो बेटा, ध्यान दो बेटा, ये वैल्यू बेटा किसकी आई F अपॉन एल की। F क्या है न्यूटन में, लेंथ क्या है मीटर बेटा। तो कितना हुआ बेटा फोर्स अपॉन लेंथ 2 इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन पर मीटर। हम कह सकते हैं 1 एम्पियर वो करंट है जो 2 लॉन्ग पैरेलल वायर से फ्लो करेगा जिनके बीच में गैप 1 मीटर है। तो 2 इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ फोर्स क्रिएट करेगा। 1 एम्पियर वो करंट है जो 2 लॉन्ग पैरेलल वायर से फ्लो करेगा जिनके बीच में गैप 1 मीटर है। तो कितना फोर्स क्रिएट करेगा, इतना फोर्स। बोलो समझ में आया बेटा मेरी बात। अब आ जाओ बेटा हमारे पास अगले पेज में डेफिनेशन के लिए बेटा। यहां पे 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट which when flowing through 2 long parallel wires placed at a gap of 1 meter produces a force of 2 into 10 to power -7 Newton per meter length of wire। क्या समझ में आया बेटा 1 एम्पियर की बेटा डेफिनेशन समझ में आया बेटा। तो इसको बेटा याद भी कर लेंगे आप, डेफिनेशन बेटा काम की बेटा है, बोर्ड के बेटा पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा काम है, कई बार बेटा काम आती है। आप बेटा इसको अच्छे से याद बेटा कर लें। हमने बेटा 1 एम्पियर समझ लिया, ठीक है, कि 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं जिनके बीच में गैप 1 मीटर है, उनसे सेम करंट फ्लो कर रहा है। अगर वो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है कितना 2 इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ वायर, तब उनसे फ्लो करने वाले करंट को बोलेंगे 1 एम्पियर बेटा। ठीक है, जैसे मर्जी बेटा कर लें, आसान सी बात थी। मैं इसको बेटा रब कर दूं, उसकी जरूरत बेटा नहीं है ना।
ना अब बेटा कुछ बेटा पॉइंट, थ्योरेटिकल बेटा पॉइंट और बेटा बताता हूं आपको मैं। यहां बेटा एक बार फिर से इसमें बेटा मेहनत करना है बेटा, प्रैक्टिस करना है बेटा, राइट एंड थंब रूल बेटा। हम आगे बेटा क्वेश्चन में हर बार राइट एंड थंब रूल आपको यूज करवाएंगे जिससे आपको पक्का हो जाए बेटा। लेकिन पहले कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट देखो बेटा। देखो हमने बेटा इस पे इसका फोर्स इस पे निकाला है। कैसे? पहले हमने I1 की फील्ड निकाली है बेटा I2 पे, तो उसके लिए राइट एंड थंब रूल यूज किया, थंब I1 पे रखा, तबला बजाया बेटा I2 पे, तो फील्ड अंदर आई। फिर I2 पे फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हमने ये बेटा फॉर्मूला यूज किया। इस फॉर्मूले में फिंगर कहां रखते हैं? DL पे। घुमाते कहां है? B पे। तो थंब क्या रहता है? फोर्स। तो हमने फिंगर DL पे रखी, DL मतलब I2 पे रखी, जो I2 का डायरेक्शन होगा वो DL का डायरेक्शन होगा। तो बेटा I2 पे रखी, B1 में घुमाई, थंब कहां बेटा आया? बोलो, लेफ्ट आया बेटा। ठीक, इसी तरीके से हम इसका फोर्स बेटा इस पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पे बेटा फोर्स राइट हो जाएगा बेटा हमारा फोर्स, और वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। किससे? न्यूटन्स थर्ड लॉ। याद है बेटा? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बेटा। तो अगर इस वाले पे फोर्स लेफ्ट होगा तो आप खुद निकाल लो, इसका फोर्स इस पे बेटा राइट होगा। और आप देखो बेटा ध्यान से, ये दोनों फोर्स दोनों वायर्स को पास ला रहे हैं, तो बताओ अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं बेटा? ये अट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा। ये बेटा अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो समझ में क्या आया कि अगर दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में है तो बेटा क्या करेंगे? अट्रैक्ट बेटा करेंगे। अगर दोनों वायर में डायरेक्शन बेटा करंट सेम है तो दोनों वायर बेटा क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा मान लीजिए अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होता तो बेटा, जैसे मान लीजिए यहां पर ये बेटा हमारा I1 ऐसे है और बेटा ये I2 ऐसे बेटा है। ठीक, अब I1 का फोर्स I2 पे निकालते हैं। I2 को I1 में निकाल सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, एक ही बात पड़ेगी। तो पहले क्या करेंगे? I1 की फील्ड I2 पे निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से। उसके लिए क्या करेंगे? I1 पे थंब रखेंगे, फिंगर I2 पे रखना है, फिंगर वहां रखते हैं जहां फील्ड निकालना होती है, और तबला बजाते हैं। तबला कहां जाएगा बेटा? बोलो, अंदर जाएगा। तो अंदर बेटा बोलो क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। तो ये B1 हो गया। ठीक है, I1 की फील्ड I2 पे आ गई बेटा, थंब रखेंगे I1 पे और तबला बेटा बजाएंगे हम लोग I2 पे। अब आगे देखो बेटा यहां पे, अब हम लोग फोर्स निकालेंगे I2 पे, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम DL पे फिंगर रखेंगे, B पे घुमाएंगे। DL किसका बेटा? I2 का। तो I2 का DL I2 के साथ साथ होगा, मतलब नीचे होगा, तो नीचे फिंगर रखेंगे हम। और कहां बेटा घुमाएंगे? B1 में, तो बेटा अंदर घुमाएंगे। तो थंब बेटा बोलो कहां जाएगा? राइट। तो बेटा ये फोर्स हमारा राइट हो जाएगा बेटा, ये फोर्स बेटा हमारे पास राइट हो जाएगा। बोलो समझ में आई बात बेटा? ये फोर्स बेटा हमारा राइट हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, ये फोर्स दूर लेके जा रहा है या पास लेके आ रहा है? ये I1 है यहां पे, वो I2 है, तो वो उसको दूर लेके जा रहा है। दूर लेके जा रहा है तो क्या कर रहा है? बोलो, रिपल या अट्रैक्ट? रिपल कर रहा है बेटा। मतलब क्या समझ में आया कि अगर दोनों वायर में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, और अगर दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है, एक में ऊपर एक में नीचे है, तो दोनों बेटा क्या करेंगे? रिपल करेंगे बेटा। ये बेटा हमने अगले पेज पे लिखा हुआ है, फिलहाल मैं इसको रब कर दूं, इसकी जरूरत बेटा डेरिवेशन में नहीं है। हमने कॉन्सेप्ट बेटा समझ लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब बेटा इसको अगले पेज चल के लिखेंगे, फिलहाल इसको मैं रब कर देता हूं। डेरिवेशन में सब नहीं लिखना आपको है बेटा, इतना ही लिखना जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है। और ऑफ कोर्स ये तो मैंने समझा दिया था, ये सब बातें डेरिवेशन में लिखना आपको है। एम्पेयर समझा दिया बेटा मैंने आपको, अब आते बेटा यहां पर। ठीक है, तो ये बेटा मैंने पॉइंट यहां लिखा हुआ है, फोर्स बिटवीन वायर्स इज अट्रैक्टिव इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इन देम इज सेम, अदरवाइज रिपल्सिव बेटा। डन, ये बात बेटा मैंने आपको समझा दी कि अगर दोनों वायर में करंट का डायरेक्शन सेम है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट है तो रिपल करेंगे। इस बात को रट लो बेटा, बहुत काम आने वाली बात बेटा है। डन, इस बात को बेटा आप अच्छे से रट लीजिए, बहुत काम आने वाली सर ये। तो अगर बेटा क्या है कि दोनों वायर में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट है तो बेटा वो रिपल करेंगे। समझ में आ गई बात बेटा? अब दो बातें वो बताऊंगा कॉन्सेप्चुअल बेटा, फिर क्वेश्चन की बात करेंगे। आप मुझे ये बताओ कि दो वायर जो थे उनमें करंट I1 I2 था, मैग्नेटिक फोर्स कितना था? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी इंटू L था, या F अपॉन L म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी था बेटा। ठीक, ये तो मैग्नेटिक फोर्स था। बताओ भाई उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? उन वायर्स के बीच में आप बताओ बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? बता पाएंगे?
यस बेटा, क्या होता है कि हमने पहले पढ़ ही रखा है कि जो दो करंट कैरिंग वायर हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं? जब किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा होता है तो कैसे फ्लो करता है? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन कहीं और से आते हैं बेटा? नहीं, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम किसी मेटल की बात करें जिसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें एटम्स हैं, एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही आसपास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो किसी भी एटम पे नेट चार्ज कितना बेटा होगा? 0। जब एटम पे नेट चार्ज 0 होगा तो पूरे मेटल पे भी नेट चार्ज 0 होगा। तो अगर मेटल पे नेट चार्ज 0 है, इसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया तो करंट फ्लो करेगा। तो करंट क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर के ही अपने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ना वो कहीं से आ रहे हैं ना वो कहीं जा रहे हैं, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं। तो ना तो चार्ज कहीं आया ना तो चार्ज कहीं गया, तो नेट चार्ज बेटा कितना ना? 0। तो करंट कैरिंग वायर बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है इसलिए उस पर नेट चार्ज बेटा कितना होता है? 0। तो जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, नेट चार्ज 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो दो लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा कितना हो जाएगा? 0। लिखा है बेटा पॉइंट हमने यहां पे, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वायर्स इज 0 बिकॉज करंट कैरिंग वायर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। डन। ये पॉइंट वैसे पहले थोड़ा डील हो चुका है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके, बेटा फर्स्ट क्लास में, इस चैप्टर के फर्स्ट क्लास में हमने डील किया था। अब देखिए बेटा एक और बेटा पॉइंट सुनिए बेटा, जैसे हमारे पास में अगर वायर की बजाय मान लो बेटा ये प्रोटॉन्स बेटा मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ये स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन है। स्ट्रीम समझते हैं बेटा? धारा है ना, रिवर छोटी सी। तो ये बेटा मान लो बेटा प्रोटॉन्स की बेटा स्ट्रीम मूव कर रही है और एक स्ट्रीम यहां बेटा मूव कर रही है। ये वाली स्ट्रीम बेटा मूव कर रही है V1 से और ये स्ट्रीम बेटा मूव कर रही है मान लो बेटा कितने से? V2 से। तो अगर बेटा प्रोटॉन्स की स्ट्रीम्स हैं, वायर से नहीं बेटा है, ठीक है, वायर तो हमें पता क्या हो रहा होता है, वायर में करंट फ्लो करता है, पता है क्या होता है। अलग से ही प्रोटॉन्स की स्ट्रीम्स बेटा है, ठीक, बिना वायर के। प्रोटॉन बेटा अकेले मूव कर रहे हैं, आसपास कहीं कोई इलेक्ट्रॉन कोई नहीं बेटा। तो इसमें बेटा प्रोटॉन्स की स्ट्रीम यहां मूव कर रही है, एक स्ट्रीम बेटा यहां मूव कर रही है। तो अगर प्रोटॉन्स की बेटा दो स्ट्रीम मूव कर रही हो तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा बेटा और मैग्नेटिक फोर्स भी होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है बेटा। वायर में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है बेटा, वायर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, इसलिए उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होगा। लेकिन अगर प्रोटॉन की स्ट्रीम है तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा और उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। नाउ प्रोटॉन अगर दोनों है बेटा, लेफ्ट राइट दोनों प्रोटॉन है, दोनों पॉजिटिव हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो बेटा है वो रिपल्सिव होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव चार्ज रिपल करेगा, तो ये प्रोटॉन इस वाले को इधर रिपल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा राइट होगा। लेकिन देखो बेटा प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा करंट के साथ साथ जाएगा, तो इस वाले में करंट ऊपर होगा। अच्छा, ये वाला भी ऊपर जा रहा है तो इसमें बेटा भी करंट ऊपर होगा। तो दोनों, अब सोचिए, विल बिहेव लाइक अ वायर, वैसे वायर नहीं है ये, लेकिन जस्ट अजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से विल बिहेव लाइक अ वायर जिनमें करंट ऊपर है। अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो अभी याद किया, क्या बेटा याद किया बोलाओ? अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे मतलब पास आएंगे, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स बेटा अट्रैक्टिव होगा, किसी प्रोटॉन पे जो बेटा मैग्नेटिक फोर्स होगा बेटा यहां पे वो अट्रैक्टिव होगा, तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट होगा। बोलो समझ में आई बात बेटा? यहां पे तो इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा इस केस में रिपल्सिव हो गया, मैग्नेटिक फोर्स बेटा अट्रैक्टिव हो गया। रीजन समझ लिया बेटा? अगर हम ड्राइव करें, क्योंकि डेरिवेशन कोर्स में है नहीं, हमें जरूरत भी बेटा नहीं पड़ती कहीं पे, तो ड्राइव करें तो हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का रेशियो Fe/Fm। Fe क्या है? इनके प्रोटॉन्स की स्ट्रीम के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स है। Fm क्या है? प्रोटॉन्स की स्ट्रीम के बीच का मैग्नेटिक फोर्स है, उन्हीं दो स्ट्रीम के बीच का मैग्नेटिक फोर्स है। ड्राइव करने के बाद इट कम्स आउट टू बी c²/v1v2। c बेटा क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। v1v2 क्या है? दोनों की वेलोसिटी। अच्छा, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम हो, vv हो, तो v इंटू वी कितना हो जाएगा? v²। और आपको पता है बेटा कि c जो है वो v से हमेशा बहुत बड़ा होगा। c स्पीड ऑफ लाइट है, सबसे बड़ी वेलोसिटी वही होती है, सबसे बड़ी स्पीड वही होती है। तो c जो है v से बहुत बड़ा होगा, तो ये वैल्यू 1 से बहुत बड़ी हो जाएगी सर, क्योंकि c v से बहुत बड़ा है। तो अगर Fm को आप यहां लेके आए, मल्टीप्लाई करें से, तो आप कहोगे Fe जो है
वो FM से बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक से हमेशा बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच मच लार्जर देन मैग्नेटिक फोर्स बेटा। इसी बात को हमने लिखा हुआ है स्ट्रीम्स ऑफ मूविंग चार्जेस, मूविंग्स नहीं होगा बेटा, मूविंग होगा, थोड़ी मिस्टेक है, इसलिए हम लोग पढ़ते रहते हैं, कहीं कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई हो तो हम उसे ठीक कर लें बेटा। ठीक करने की कोशिश करते हैं, मूविंग्स नहीं होगा, मूविंग होगा ऑफ कोर्स। रब हो जा भाई, हाँ रब हो गया। सो स्ट्रीम्स ऑफ मूविंग चार्जेस विल एक्सपीरियंस बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स बेटा। ठीक है, दोनों फोर्स बेटा फील करेगा, ये हमारा जो है अगर स्ट्रीम ऑफ चार्जेस होंगे तो बेटा। और इसी के साथ बेटा हमने क्या हुआ, जो आज का थ्योरेटिकल बेसिक क्वेश्चन था बेटा वो खत्म कर लिया। अब इसके बाद बेटा हम न्यूमेरिकल्स की बेटा बात करेंगे, हम बेटा क्वेश्चंस की बेटा बात करेंगे। यहां पे एक बेटा क्वेश्चन पढ़िए, तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, पढ़िए जरा क्वेश्चन तो। पहले बेटा दो तीन बहुत आसान से बेटा क्वेश्चन जो डायरेक्ट बेटा देखने से बन जाए, है ना, जिसमें बेटा हमें सॉल्व ना करना पड़े बेटा, बस हाथ चलाने से ही राइट एंड थंब रूल से बेटा काम हो जाए। आइए क्वेश्चन बेटा ये है, एक टेबल है, पहला बेटा क्वेश्चन देखें, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, दो तीन बेटा इसमें पढ़ लिया हमने। हमारे पास बेटा एक टेबल है, टेबल मतलब हॉरिजॉन्टल होगा, उसमें बेटा एक लॉन्ग वायर रखा है बेटा, करंट I1 है उसमें, उसके बेटा बगल में लूप रखा हुआ है, ये वायर बेटा फिक्स है, लूप बेटा फ्री है। तो बताना है कि अगर वायर में करंट I1 है, लूप में बेटा करंट I2 है इस तरह से, तो लूप क्या करेगा, लेफ्ट मूव करेगा, राइट मूव करेगा या मूव नहीं करेगा। क्या क्वेश्चन समझ आया बेटा, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लूप कैरिंग करंट I2 प्लेस ऑन टेबल नियर लॉन्ग वायर विथ करंट I1। तो ये लॉन्ग वायर बेटा समझा दिया मैंने आपको, बगल में लूप रखा है, लूप किस तरफ बेटा मूव करेगा बेटा। क्वेश्चन समझ आया बेटा। अब देखिए क्या करना है, हमें यह बताना है कि लूप कहां जाएगी। तो लूप क्यों जाएगी, जब लूप पे फोर्स होगा। भाई कोई बॉडी रेस्ट में है, ये मूव कब करेगी, जब उससे फोर्स लगेगा। अगर फोर्स नहीं आएगा तो बॉडी मूव नहीं करेगी भाई। तो हमें बेटा क्या करना होगा, लूप पे फोर्स निकालना होगा। अब लूप पे कैसे फोर्स बेटा निकालोगे, देखो थोड़ा सा आसान तरीका बेटा ये है कि हम ये मेंटली सोच लें कि लूप जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। हम मेंटली लूप को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा। इस ब्लू लाइन, मान लो ब्लू लाइन के लेफ्ट में लूप है का एक पार्ट हो गया, एक राइट में पार्ट हो गया। जो इस ब्लू लाइन के लेफ्ट में पार्ट है, इसमें बेटा करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमने कहा इसमें बेटा करंट हमारा ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे I2। तो सोचिए ये लेफ्ट वाला पार्ट इफेक्टिव वायर जैसा है जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है उसमें बेटा इफेक्टिव करंट कहां की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा बेटा ऐसे। तो हमने कहा भाई लूप को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस पार्ट में करंट ऊपर जा रहा है और इस पार्ट में करंट बेटा नीचे आ रहा है। क्या इतना समझ में आया बेटा। अब हमें बेटा फोर्स बेटा किस पे निकालना बेटा है, लूप पे निकालना है। तो जैसे आपको याद होगा, मैंने पहले भी बातें की होंगी शायद मजाक में बेटा, कि जिस पे फोर्स निकालते हैं उस पे कभी नहीं बैठते बेटा। अगर आपको ये निकालना है भाई कि फोर्स किस तरफ होगा, किस पर होगा, कैसे होगा, तो मजाक में थोड़ा सा हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जिस पर फोर्स निकालते हैं उस पर कभी नहीं बैठते। ये याद रखना आपको बात, ठीक है। अगर नहीं पहले सुनी आपने तो आप इस बात को याद करो बेटा, जिससे आपको कभी डाउट ना आए कि जिस पे फोर्स निकालते हैं उस पर कभी नहीं बैठते हैं। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आपने पूरा पढ़ा होगा तो हमने बेटा ये बातें बार बार करी होंगी बेटा, और आज हम इन बातों को काफी ज्यादा करेंगे बेटा। तो इस बात को आपको मानना जरूरी है बेटा। ये कोई समझने वाली बात तो है नहीं, तो मानने वाली बात है बेटा, मजाक वाली बात है तो मान लीजिए बेटा। लेकिन मजाक से बेटा ना बहुत बढ़िया मजा आपको आएगा, आप बहुत बढ़िया समझ जाएंगे। क्या बेटा बताया कि जिस पर फोर्स निकालते हैं उस पर कभी नहीं बैठते। मजाक में कहता हूं नाराज हो जाएगा भाई, ठीक है। जिस पर फोर्स निकालते हैं वो कभी नहीं बैठते उस पर, क्यों, क्योंकि वो नाराज हो जाएगा बेटा। नाराज तो करना नहीं है भाई, आ जाओ। अब हमें बेटा किस पे फोर्स निकालना है बताओ, लूप पे। तो लूप पे कभी नहीं बैठोगे,
तो कहां बैठोगे बताओ, I1 पे बैठो बेटा। तो I1 में बैठ गए आप या हम जो भी हैं फोर्स निकाल रहे हैं वो बैठ गए। कहां बेटा बैठ गए बताओ, I1 पे। लूप पे क्यों नहीं बैठेंगे, क्योंकि लूप का मोशन देखना है, लूप पर फोर्स देखना है, जिस पर फोर्स देखना है उस पर कभी नहीं बैठते क्योंकि वो नाराज हो जाता है। अच्छा, अब आप बैठ गए यहां बेटा। अब देखो ये जो I1 है और ये बेटा I2 यहां पर है, ये दोनों बेटा सेम डायरेक्शन में है। तो आपने बेटा अभी रटा था, लिखा था कि सेम डायरेक्शन में अगर वायर में करंट है तो क्या करते हैं बताओ, अट्रैक्ट करते हैं, और अगर अपोजिट में है तो बताओ बेटा क्या करते हैं, बोलो, रिपेल करते हैं। नाउ अब आप देखो यहां बैठे हो, ये I2 आपके सेम डायरेक्शन में है, तो आप यहां बैठ के इसे अट्रैक्ट करोगे, मतलब अपने पास बुलाओगे। यहां बैठे हो आप, अट्रैक्शन कहां करोगे, इधर करोगे। तो आप कहो बेटा इस पे फोर्स इधर बेटा आएगा हमारा, मान लो F1, लेट अज्यूम F1 आएगा फोर्स। तो यहां I1 में बैठ के ये वाला जो बेटा I2 है ये आपके सेम डायरेक्शन में है, तो आप अट्रैक्ट करोगे। तो यहां बैठ के अट्रैक्शन कैसे करोगे, ऐसे करोगे। क्या इतना समझ में बात आई बेटा, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे, अब यहीं बैठे बैठे आप इस वाले I2 भी तो बेटा फोर्स लगाओगे, ठीक है, आप इस वाले I2 पे बेटा भी फोर्स लगाओगे। हाँ, यहीं बैठे बैठे देखो आपका I1 कहां है, ऊपर, ये I2 बेटा कहां है, नीचे। तो क्या करोगे, रिपेल या अट्रैक्ट, रिपेल। और जब आप किसी को रिपेल करोगे भाई अपने से दूर भेजोगे, पास बुलाओगे, आप उसे ऑफ कोर्स दूर भेजोगे। तो आप यहां बैठ के आप इसको अपने से दूर भेजोगे, तो आप कहोगे भाई दूर जाओ, हटो, तो आपने इसको दूर भेज दिया। तो यहां बेटा इस पे मान लो फोर्स बेटा कितना हो गया, F2 हो गया। तो इस वाले को पास बुलाओगे, अट्रैक्ट करोगे क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, इस वाले को दूर भगाओगे क्योंकि डायरेक्शन बेटा करंट अपोजिट है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बताओ बेटा कौन सा फोर्स बड़ा होगा, F1 बड़ा होगा या F2 बड़ा होगा? ऑफ कोर्स F1 बड़ा होगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, आपके और I2 के बीच का डिस्टेंस कम है, और आपके और इस वाले I2 के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगा। तो F1 इज मोर देन F2। तो नेट फोर्स बेटा क्या होगा, F होगा F1 माइनस F2, क्योंकि F1 बड़ा है। और किस तरफ होगा, जिस तरफ बड़ा फोर्स है, बड़ा फोर्स लेफ्ट में है, F1 है, तो हम कहेंगे फोर्स हमारा लेफ्ट में होगा। तो बताओ भाई ये लूप कहां बेटा मूव करेगा, लेफ्ट में मूव करेगा। क्या समझ में आई बात बेटा? और भी तरीके हो सकते हैं करने बेटा, है ना, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक आसान तरीका मैंने अट्रैक्शन रिपल्शन के थ्रू बेटा बताया। तो कुछ अट्रैक्शन रिपल्शन से बताऊंगा बेटा, कुछ बेसिक से बेटा जाके बताऊंगा, और जैसी जैसी जरूरत होगी और जैसे कि दोनों की चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं, जैसे आप बढ़िया समझ जाएं। ना बेटा इसमें मैं 3 क्वेश्चन करा रहा हूं छोटे छोटे से बेटा, ठीक है बहुत बढ़िया है, मजेदार है। देखिए अगला बेटा क्वेश्चन इसमें यह है, ये बेटा हमारे पास एक लूप है, टेबल पे रखी हुई है, ये लूप है, टेबल पे रखी है, करंट I1 है ब्लैक वाली, और ये बेटा फिक्स है, ठीक। उसके ऊपर बेटा एक वायर रखा हमने, रेड वाला ये, जिसमें करंट ऊपर की तरफ I2 है। डन, करंट I2 बेटा है, और ये बेटा फ्री है। तो लूप बेटा इस बार हमारा फिक्स्ड है, और वायर बेटा जो बेटा हमारा वो फ्री है। बोलो समझ में आई बात बेटा? लूप बेटा फिक्स्ड है, वायर बेटा हमारा फ्री है। इतना समझ में आया? अब बताना है वायर कहां मूव करेगा, लेफ्ट मूव करेगा, राइट मूव करेगा, ऊपर मूव करेगा, नीचे मूव करेगा, कहां जाएगा बेटा? क्वेश्चन वही है, वायर विद करंट I2 प्लेस ऑन लूप विद करंट I1। आप देखें ना, इसी का कंटिन्यूएशन है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ, इसका बेटा कंटिन्यूएशन है, वो सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वायर विद करंट I2 प्लेस ऑन लूप विद करंट I1 बेटा। तो हमें I2 का मोशन बताना है कहां होगा। अब बेटा हमें अगर I2 का मोशन बताना है तो इसका मतलब क्या हुआ, I2 पे फोर्स बताना है, क्योंकि जब कोई चीज रखी हुई है तो भाई वो मूव कब करेगी, जब उसपे फोर्स आएगा। तो मतलब क्या है कि हमें I2 पे फोर्स निकालना है। अच्छा भाई जिस पे फोर्स निकालना होता है उस पे कभी नहीं बैठते, क्यों? क्योंकि वो नाराज हो जाता है। तो हमें I2 को नाराज नहीं करना है, तो I2 पे नहीं बैठना है, हमें फिर से सुनो, हमें I2 का मोशन देखना है।
I2 का मोशन देखना है तो I2 पे फोर्स निकालना है, I2 पे फोर्स निकालना है तो I2 पे नहीं बैठना है। बोलो क्यों नहीं बैठना है? क्योंकि वो नाराज हो जाएगा। I2 पे नहीं बैठना है तो कहां बैठ सकते हैं बेटा? बोलो I1 पे। नाउ अब I1 पे कैसे बैठेंगे? आ जाओ देखो, ये जो I1 है घूमता हुआ करंट है, तो इस I1 को इफेक्टिवली हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें। हम कहते हैं भाई यहां से लेके यहां तक इसमें बेटा करंट इफेक्टिव ऊपर है, डन। और इस पार्ट में जो इफेक्टिव बेटा करंट हमारा I1 है वो बेटा हमारे पास में नीचे बेटा है। क्या समझ आया बेटा? इस पार्ट में बेटा बोलो बेटा कहां की तरफ है? ऊपर की तरफ है। और इस पार्ट में इफेक्टिव करंट बेटा कहां की तरफ? नीचे, मतलब घूम रहा है, इफेक्टिवली हमने कहा नीचे की तरफ हुआ है। और इस पार्ट में इफेक्टिव कहां है? ऊपर की तरफ, ठीक। अब इस I2 पे फोर्स निकालना है, किसकी वजह से? I1 पे। तो जिसकी वजह से निकालते हैं उस पे बैठते हैं हमेशा, जिसके ऊपर निकालते हैं उस पे कभी नहीं बैठते, वो नाराज हो जाता है, ठीक है। अब देखो हम I1 में बेटा बैठेंगे, यहां पे सपोज यहां बैठ गए, हम बैठ गए, इस I1 में बैठ गए। हमारा जो I1 है और जो I2 है ये ऊपर, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहां बैठ के हम इसे भाई अट्रैक्ट करेंगे। आ जाओ पास, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बेटा F1 से हम अट्रैक्ट करेंगे इसे, ब्लू शेड जो बनाया बेटा हमने, वॉलेट जो भी है, तो उससे बेटा हम अट्रैक्ट करेंगे। इतना समझ आया बेटा? अब इस वाले I1 पे बैठ के हमने इस I2 पे फोर्स निकाला, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम था तो अट्रैक्ट कर लिया भाई हमने। इतना समझ आया बेटा? अच्छा, अब इस I1 वाले का भी तो फोर्स होगा इस पे, ये वाला जो I1 है, तो अब इस पे हम बैठेंगे आगे, हम यहां पे, यहां बेटा बैठेंगे आगे, हम यहां आके बैठ गए। अब हमारा जो I1 है जहां हम बैठे हैं और जो I2 है जहां हम नहीं बैठ सकते हैं, दोनों में डायरेक्शन अपोजिट है। ये I2 ऊपर है और ये बेटा I1 नीचे है ना, तो ये दोनों में करंट कैसा है? अपोजिट। तो हम क्या करेंगे? इसे रिपेल करेंगे, ट्रैक करेंगे। रिपेल, हम भाई यहां बैठे हैं, दूर जाओ, हटाओ। क्यों? क्योंकि हम रिपेल कर रहे हैं, तो हम यहां बैठ के इसको रिपेल ऐसे करेंगे। तो I2 पे फोर्स ऐसे आएगा, F2। तो I2 पे दो फोर्स आए, एक इसकी वजह से, इस I1 से इस तरफ, और एक इस I1 से भी इस तरफ। तो नेट फोर्स बेटा क्या होगा हमारे पास? जो बेटा होगा F होगा बेटा, वो कितना? F1 प्लस F2 होगा बेटा। और किस तरफ बेटा होगा? बोलो लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि दोनों बेटा लेफ्ट में हमारे पास हैं। तो ये I2 बेटा बोलो कहां मूव करेगा? जिस तरफ फोर्स है बेटा। किस तरफ फोर्स है? लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड मूव कर जाएगा। बात समझ आई बेटा? बिल्कुल आसान है, एक बार अपने आप देखो सर, बिल्कुल सर आसान बातें हैं, बहुत इजीली बेटा आप इसे कर सकते हैं, बहुत सुकून से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दम नहीं है बेटा क्वेश्चन में। ना उसी का बेटा अगला बेटा कंटिन्यूशन बेटा एक और बेटा क्वेश्चन लिया। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो मैं एक साथ ले रहा हूं, वैसे ये अलग अलग आए हुए हैं, लेकिन सारे बेटा क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन बेटा कहीं ना कहीं एग्जाम में बेटा आए हुए हैं। इनको मैंने एक साथ ले लिया क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है और सिमिलर बेटा कॉन्सेप्ट है, तो एक साथ हमने इसको ले लिया। वैसे ये अलग 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 आए हुए हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन वो ये, फाइंड द मोशन ऑफ वायर विद करंट I2 प्लेस परपेंडिकुलर टू वायर विद करंट I1। देखो ये बेटा हमारा करंट बेटा I1 है, एक वायर बेटा है इसमें करंट बेटा I1 है, और ये बेटा फिक्स्ड है। ये बेटा I1 वाला बेटा जो करंट है बेटा ये फिक्स्ड है। अच्छा, उसके ऊपर बेटा एक I2 वाला रखा है ऊपर की तरफ बेटा, और ये बेटा हमारा फ्री है। तो बताना है कि जो I2 है वो क्या करेगा, वो राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, या क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे ही पूछ सकते बेटा, है ना, कि राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, ऊपर घूमेगा नीचे घूमेगा, राइट क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। अब कैसे करोगे? देखो बेटा यहां पर बेटा हमने क्या किया, और इससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने अट्रैक्शन रिपल्शन की बात कर ली। दो पैरेलल वायर में अगर डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट है तो रिपेल करेंगे। यहां पर करंट पैरेलल नहीं थे, लेकिन हमने उनको थोड़ा सा जुगाड़ लगा के, जुगाड़ समझते हो आप, हमने थोड़ा सा जुगाड़ लगा के उनको पैरेलल कर लिया, और पैरेलल करके हमने उनको देख लिया कि फोर्स किस तरफ आएगा, फिर हमने आंसर फाइनल निकाल लिया। लेकिन बेटा यहां पे जुगाड़ नहीं चलेगी, क्योंकि वायर बेटा कैसे हैं? परपेंडिकुलर। अब जुगाड़ की भी एक हद होती है ना भाई, कहां तक, है ना। ठीक है ऐसे था, थोड़ा पैरेलल मान लिया, ये तो सीधे सीधे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर को कैसे मान लेंगे? एक बात ध्यान रखना बेटा, तो जुगाड़ चलती है लेकिन लिमिट तक चलती है, आउट ऑफ द वे नहीं जा सकती वो,
तो परपेंडिकुलर को पैरेलल नहीं मान सकते, तो कैसे करेंगे बेटा? बेसिक्स पे करेंगे। क्या बेसिक थे याद करो। आज हमने जो बेटा डेरिवेशन किया, तो उस डेरिवेशन का बेटा यूज है, जो कॉन्सेप्ट बेटा हमने समझा बेटा उसको यहां यूज है ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए। क्या यूज बेटा है? हमें फोर्स किस पे निकालना है? I2 पे। अगर हम I2 पे फोर्स निकालेंगे तो हम कहेंगे I2 पे जो फोर्स आएगा F I dl क्रॉस B से आएगा बेटा। ये फॉर्मूला बेटा आज हमने डेरिवेशन में यूज किया था, F इक्वल टू I dl क्रॉस B से आएगा। और जो B होगा बेटा वो क्या होगा? एक्सटर्नल होगा इंटरनल होगा? एक्सटर्नल होगा, पड़ोसी का फील्ड होगा। I2 का पड़ोसी कौन है? I1। तो कॉन्सेप्चुअली क्या कहेंगे कि I1 वाला जो है बेटा एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो फील्ड जो है वो I2 के लिए एक्सटर्नल फील्ड हो जाएगी, और एक्सटर्नल फील्ड में I2 फोर्स फील्ड करेगा। याद है बेटा आपको? बहुत बढ़िया। अब चलो शुरू करते हैं हम लोग। हम ये सोचेंगे सबसे पहले I1 अपने आसपास एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। पहले उस फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं, मैग्नीट्यूड की जरूरत है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा है राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं बेटा। बड़ा प्रैक्टिस करना है, मैंने कहा राइट हैंड थंब रूल की, वरना बहुत कंफ्यूजन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? I1 पे फिंगर रखेंगे, रखी, और हम तबला बजाएंगे। तो हम बेटा क्या करेंगे? यहां पे तबला बेटा ऐसे बजाएंगे। तबला बेटा कहां आ रहा है? बोलो बाहर आ रहा है अंदर आ रहा? बाहर। तो इन सब जगहों पे जो फील्ड होगी आउटवर्ड होगी, हम उसे B1 कहेंगे, बिकॉज इट इज ड्यू टू I1। अब I1 के नीचे अगर फील्ड निकालना है तो I1 पे फिर हम थंब रखेंगे, और I1 के नीचे हम तबला बजाएंगे सब जगह बेटा, ऐसे तबला बेटा बजाएंगे सब जगह। तो वो फील्ड बेटा कहां होगी? अंदर। तबला अंदर जा रहा बेटा है, अंदर होगी, B1 अंदर होगी। तो I1 की फील्ड B1 यहां पर अंदर होगी, इनसाइड क्रॉस है। क्या समझ में आया बेटा? तो ये जो बेटा वायर था I1 वाला, सबसे पहले इस पे थंब रखा बेटा हमने, और अगर इसकी फील्ड इसके ऊपर निकालना है तो यहां तबले ऐसे बेटा होंगे, अगर फील्ड हमें इसके नीचे निकालना है तो तबले बेटा यहां अंदर की तरफ होंगे। कितना समझ में आया बेटा? तो I1 की फील्ड हमने बेटा दोनों जगह निकाल ली। क्लियर? कोई डाउट? पक्का समझ आया बेटा? बहुत बढ़िया। अब आगे समझिए बेटा। देखिए अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो B1 है हम कहेंगे वो I2 के लिए एक्सटर्नल फील्ड होगी। एक्सटर्नल फील्ड जो है वो I2 पे, अगर हम इस करंट को I2 बेटा कह दें और बेटा फील्ड को B1 कह दें, तो ये फोर्स हो जाएगा आपके 2 पे, F2 इज फोर्स ऑन सेकेंड, होगा I2 dl B1। तो ये B1 जो होगी I2 के लिए एक्सटर्नल फील्ड होगी और फोर्स लगाएगी। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल से। हम कहेंगे फिंगर रखेंगे DL पे। DL किसका बेटा? I2 का। तो I2 का DL I2 के साथ होगा, मतलब फिंगर रखेंगे हम DL पे मतलब I2 पे, और कहां बेटा घुमाएंगे? B1 में। तो थंब बेटा क्या देगा हमको? फोर्स। अब देखो हम देखें बेटा कि जो से बेटा I2 का जो पोर्शन यहां से लेके बेटा यहां तक बेटा पोर्शन है बेटा, I2 का जो पोर्शन बेटा यहां से यहां तक है, इस पे बेटा फील्ड कहां है? आउटवर्ड है। नाउ I2 ऊपर है मतलब उसका DL बेटा ऊपर होगा। DL बेटा यहां ले लें हम लोग, तो DL बेटा कहां की तरफ होगा बेटा? ऊपर की तरफ होगा। तो इस DL पे बेटा हम फिंगर रखेंगे, और हम लोग क्या करेंगे? उसे डॉट B1 में घुमाएंगे। B1 बाहर, बाहर घुमाएंगे बेटा, ठीक है। फिंगर रखेंगे DL पे मतलब I2 पे, और B1 में घुमाएंगे। थंब कहां गया बेटा? राइट। तो थंब बेटा राइट गया यहां पे। ये बेटा हमारा फोर्स हो जाएगा ऑन I2 इस पोर्शन पे बेटा, इतने पोर्शन पे। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, राइट हैंड थंब रूल की बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करना बेटा, आपको बार बार करना है बेटा, जिससे कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि कहीं थंब रख के फिंगर तबला बजाते हैं, कहीं फिंगर रख के घुमाते, थंब आपका देता है वैल्यूज। तो आपको बड़ी प्रैक्टिस करना बेटा होगी इस पे, अगर आप कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं तो। आप ये मत समझिए बेटा सिर्फ मेरे पढ़ाने से ही आपको आ जाएगा। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे बार बार, तब तक बेटा कुछ नहीं आने वाला है। मैंने एक बार पढ़ा दिया, अब उसको आप समराइज करिए, उसको दिमाग में बैठाइए, तब सर आगे बढ़िए बेटा, है ना। जब तक वो खुद नहीं बैठाएंगे सर यहां पे समराइज करके, तब तक आगे समझ में चीजें मुश्किल से आएंगी। अब देखो, अब बेटा इस पार्ट को देखो, ये I2 का जो पार्ट बेटा यहां से लेके बेटा यहां तक है, ये भी I2 तो है, इसमें भी सर DL ऊपर होगा। तो अगर हम इस पार्ट पे फोर्स निकालना चाहते हैं तो इसके DL कहां है? ऊपर, उसमें फिंगर रखेंगे। अच्छा, एक्सटर्नल फील्ड बेटा कौन है? B1। तो इस पोर्शन में जो फील्ड है बेटा वो अंदर की तरफ है। इस पोर्शन में फील्ड कहां थी? बाहर। इस पोर्शन में बेटा फील्ड कहां है? बोलो अंदर। तो हम फिंगर रखेंगे DL पे, घुमाएंगे B1 में अंदर। थंब कहां है बेटा? बोलो लेफ्ट आया। तो थंब बेटा हमारा लेफ्ट आ गया यहां पे, तो फोर्स बेटा यहां पे लेफ्ट हो जाएगा। क्या समझ में आई बात बेटा? तो इस वाले पोर्शन पे I2 के इस वाले पोर्शन पे फोर्स लेफ्ट आया, I2 इस वाले पोर्शन पे फोर्स राइट आया।
तो जितना फोर्स राइट आया उतना ही फोर्स क्या आया, लेफ्ट आया। इसका बताओ बेटा एफ नेट कितना बेटा आया, बोलो 0 आ गया। इसका मतलब वायर राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा, ना राइट जाएगा ना लेफ्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स राइट है उतना ही फोर्स लेफ्ट है। पूरे I2 वायर पे जितना फोर्स राइट है उतना ही फोर्स लेफ्ट है, जितना पोर्शन ऊपर है उतना ही पोर्शन नीचे है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो क्या करेगा बेटा, और ध्यान लो बेटा, देखो ध्यान दो बेटा, ये F2 बेटा ऐसे लग रहा है, ऐसे, और यहां F2 मतलब F ऐसे लग रहा है बेटा यहां पे, और नीचे वाला पोर्शन बेटा फोर्स ऐसे लग रहा है बेटा। अब देखो ये फोर्स जो लग रहा है बेटा, इसे इसको, इस वायर को, ये वायर मान लो I2 वाला है, इसको बेटा घुमाने की कोशिश कर रहा है। कैसे बताओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आप जानते घड़ी ऐसे घूमती है बेटा, तो ये फोर्स बताओ बेटा कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। अच्छा, जो फोर्स बेटा यहां लग रहा है, बताओ ये कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, कई बार हमारी आदत होती है कि पहला एंटी क्लॉक है तो दूसरा एंटी होगा, ऐसा नहीं होता बेटा, ध्यान से देखना बेटा। देखो फिर से देखो, ये हमारा वायर है I2, ये वाला फोर्स ऊपर ऐसे लग रहा है, कैसे घुमा रहा है, आपके लिए क्लॉकवाइज घुमा रहा है, कड़ी ऐसे घूमती है। अच्छा, ये वाला बेटा कैसे घुमा रहा है बताओ, ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो दोनों मिलके क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। इसे टॉर्क कहते हैं, अगर आपको याद हो तो बेटा, अगले 2 क्लास में पढ़ेंगे टॉर्क हम। तो बेटा ये टॉर्क बेटा कैसे बेटा ऐसे घुमाई, क्लॉकवाइज। तो हम कहेंगे वायर पे फोर्स तो है लेकिन वो कैंसिल कर रहे हैं, नेट फोर्स 0 है, लेकिन वो फोर्स घुमा रहे हैं बेटा। कैसे बेटा घुमा रहे हैं बताओ बेटा, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो हम कहेंगे ये जो बेटा वायर हमारा है ये क्लॉकवाइज घूमेगा। क्या समझ में बात आई बेटा? ये वाला वायर बताओ बेटा कैसे बेटा घूमेगा, क्लॉकवाइज बेटा घूमेगा। तो इसी के साथ बेटा ये वाला जो क्वेश्चन था, जिसमें 3 क्वेश्चन थे बेटा, वो बेटा हमने फिनिश कर लिया बेटा। Now, अगला बेटा क्वेश्चन आसान है बेटा, न्यूमेरिकल है, छोटा सा बेटा। हमारे पास में बेटा 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं। ये पहला वाला ऊपर करंट जा रहा I, ये दूसरा वाला बेटा भी ऊपर करंट लेके जा रहा है लेकिन 2I लेके जा रहा है। ठीक, तो 2 बेटा लॉन्ग पैरेलल वायर है, मान लो बेटा A और B। A में करंट ऊपर I है, B में करंट ऊपर 2I है, और इनके बीच का गैप D है बेटा। गैप समझते हैं बेटा, डिस्टेंस बेटा D है यहां पे इनके बीच में, तो इनके बीच का गैप D है बेटा। एक और थर्ड वायर है, थर्ड वायर में बेटा करंट है 1.5I। कितना बेटा बोलो, 1.5I, सेम डायरेक्शन में। उसको A वाले से कितना दूर रखें कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। उसको A वाले से कितना दूर रखें कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए बेटा। क्वेश्चन समझ आया बेटा? आइए पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन। 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट I and 2I are placed at a gap D, where should a third wire with current 1.5I be placed so that force on it is 0। ठीक है, तो उसने कहा 2 वायर थे, करंट I2I था, गैप D पे रखे थे, तीसरा वायर कहां रखे कि बेटा फोर्स बेटा कितना हो जाए, 0 बेटा हो जाए। तो बड़ा आसान है, हमने कहा चलो भाई उसके बीच में कहीं रख देते हैं, और मान लेते हैं कि जो थर्ड वायर हमने लिया, मान लो बेटा C हमारे पास है, उसका A से कितनी दूरी है, X, और X हमें निकालना है। तो अगर C की दूरी A से X है तो बेटा B से कितनी होगी भाई, पूरा ये D था, तो बताओ बेटा कितना बचेगा, T माइनस X बचेगा। कितना समझ आया बेटा? अब देखो C पे बेटा हमें फोर्स निकालना है बेटा, क्यों? क्योंकि C पे बेटा नेट फोर्स 0 है, तो हमें क्या करना होगा, C पे फोर्स निकालना होगा और नेट को फिर 0 करना होगा। अगर C पे फोर्स निकालना है तो C पे कभी नहीं बैठेंगे बेटा, क्यों? क्योंकि वो नाराज हो जाएगा बेटा। तो कहां कहां बेटा बैठ सकते हैं बताओ, A पे और B पे, मतलब एक फोर्स A का C पर आएगा और एक फोर्स B का C पे आएगा। क्या इतना समझ में आया बेटा? एक फोर्स बेटा A का C पे आएगा, एक फोर्स B का C पे आएगा। चलो पहले A पे बैठ जाओ बेटा। जब आप A पे बैठ जाओगे
तो आप देखोगे ए पे बैठकर देखा आपने कि आपका जो करंट है वो I1 ऊपर है, जो सी वाले का करंट है 1.5I वो बेटा ही ऊपर है। तो आपके दोनों में करंट कैसा है, सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो फोर्स कैसा होगा बेटा, याद करो, अट्रैक्टिव होगा रिपल्सिव होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो यहां बैठ के आप इस सी वाले को अट्रैक्ट करोगे, तो यहां बैठे हो आप, अपने पास बुलाओगे, आ जाओ भाई आ जाओ, इधर बुलाओगे, कितने फोर्स से, मान लो F1 फोर्स से। तो ए वाले ने सी वाले पे अपनी तरफ F1 फोर्स लगाया, बुलाया सर, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा उसको। अब इस सी वाले पे एक फोर्स और आएगा बेटा, कौन लगाएगा बताओ बेटा, बी वाला लगाएगा। तो आप बी वाले पे आके बैठ जाओ, पहले बी का फोर्स सी पे निकालने के लिए बी पे आके बैठ गए। आपने देखा कि बी में जो करंट है और जो सी में करंट है वो सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अब आप यहां बैठ के सी को अट्रैक्ट करो, अपने पास बुलाओगे बेटा, ऐसे पास बुलाओगे ऐसे, तो कितने बेटा फोर्स से बुलाओगे बताओ, F2 फोर्स से बुलाओगे। कि मेरी बात सर समझ में आई, अब F2 बेटा फोर्स से बुलाओगे। अब आप ध्यान दीजिए बेटा, सी पे दो फोर्स आ गए, ए की वजह से F1 इधर आया और बी की वजह से बेटा F2 उधर आया। अगर सी पे नेट फोर्स जीरो है तो दोनों फोर्स क्या करेंगे, बैलेंस। याद करो, बेसिक सी बात है, लेफ्ट वाला फोर्स किसको बैलेंस करेगा, राइट वाले को। चलते बेटा अगले पेज पे, कि नेट फोर्स अगर जीरो है तो F1 बेटा कितना होगा, F2 होगा। अच्छा, अब जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, हमने रटा था एक बार, लेकिन फिर से रट लेते हैं। F कितना होता है, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी इंटू एल। फॉर्मूला बेटा हमें अच्छे से याद है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स का F अपॉन एल हमने याद किया था, लेकिन ऐसे भी याद कर लें, डजेंट मैटर। F कितना होता है, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी इंटू एल बेटा। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब देखो, जब हम ए का फोर्स सी पे निकालेंगे, F1 निकालेंगे, तो ध्यान देना I1 कितना आएगा बेटा, यहां ध्यान देना होगा, अगले पेज हम डायरेक्टली यूज करेंगे, फिर प्रॉब्लम होगी अगर ध्यान नहीं दिया तो। ए का बेटा करंट बेटा कितना बेटा है, देखिए ए का फोर्स जब सी पे निकाल रहे हैं और ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो हम कहेंगे I1 कितना है I, I2 कितना है 1.5I, डिस्टेंस कितना मानेंगे हम, x मानेंगे बेटा, ठीक है। और इसकी लेंथ को हम L मान लेंगे, सी वाले की लेंथ को L मान लेंगे। अगर सी पे फोर्स है तो सी की लेंथ होगी, अगर सी पे फोर्स है तो सी की लेंथ होगी। ध्यान दो, जिस पर फोर्स होता है उसी की लेंथ होती है बेटा, ध्यान देना एक बात को, ये बार बार बात हो रही पहले से। अच्छा, फिर जब बी का फोर्स लेंगे बेटा हम लोग, तो I1 को कितना बोलेंगे 2I, I2 कितना बोलेंगे 1.5I, डिस्टेंस कितना लेंगे d माइनस x, क्योंकि पूरा d था, ये x हुआ तो ये d माइनस x होगा। और सी पे फोर्स निकाल लें तो लेंथ उसकी L ही ली जाएगी बेटा, वो क्वेश्चन में दे रखी होगी ऑफ कोर्स। नाउ अब I पुट करते हैं बेटा, म्यू नॉट I1 इज I, I2 इज 1.5I, L अपॉन 2 पाई x। फिर दूसरे वाले का म्यू नॉट I1 2I, I2 1.5I, और वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, L अपॉन 2 पाई d माइनस x। इक्वेट कर दिया बेटा फोर्स को, कुछ कैंसिल होगा बेटा, यस 2 पाई कैंसिल होगा बेटा, म्यू नॉट कैंसिल होगा, ठीक, 1.5I कैंसिल होगा, ये वाला I कैंसिल हो जाएगा, और बेटा L भी कैंसिल हो जाएगा, बहुत कुछ कैंसिल हो गया। क्या क्या बचा, यहां कितना बचेगा d माइनस x, इधर ले आओ, यहां सिर्फ क्या बचा x, और यहां क्या बचा बेटा 2, तो 2x हो गया, x को इधर लाओ कितना हो गया 3x, और यहां d बचा, तो x बताओ बेटा कितना हुआ, d/3 हो गया। आया बेटा कुछ समझ में? तो आसान सा बेटा क्वेश्चन था, बिल्कुल बहुत आसान बेटा क्वेश्चन है, आया हुआ बेटा क्वेश्चन है ये। लगभग बेटा मैं सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बेटा आए हुए कराता हूं, 90% बेटा क्वेश्चन कहीं ना कहीं बेटा आए हुए होते हैं, और आए हुए क्वेश्चन बेटा करने से सबसे ज्यादा फायदा होता है। आप जो भी एग्जाम बेटा देने वाले हैं, उस एग्जाम के पिछले 10, 15, 20 सालों के जितने बेटा क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करिएगा। आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन बेटा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेटा रिपीट होकर आपको एग्जाम में आएंगे। वो क्वेश्चन जरूर करना है जो पहले एग्जाम्स में आ चुके बेटा है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। ये बेटा एक लॉन्ग वायर बेटा हमारे पास है, और बेटा ये जो लॉन्ग वायर है उसमें करंट I1 है, उसके बगल में एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है जिसकी साइड लेंथ B है, और इसकी दूरी बेटा ये वाली A है बेटा इस वायर से।
करंट बेटा इसमें I2 है, तो बताना है लूप पर नेट फोर्स कितना होगा। क्वेश्चन हो जाए बेटा, एक बार पढ़ लेते हैं। अ स्क्वायर लूप कैरिंग करंट I2 इज प्लेस्ड नियर अ लॉन्ग वायर कैरिंग करंट I1 एज शोन। फाइंड फोर्स ऑन लूप बेटा, लूप पे फोर्स बताना है कितना बेटा होगा। अब बेटा देखो, अभी हमने जो बेटा पढ़ा फॉर्मूला, उसमें क्या पढ़ा बेटा फॉर्मूला, पिछले पेज पे था, हाँ ये लिखा हुआ F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी इंटू एल। ये फॉर्मूला जो बेटा हमने आज डिराइव किया, जो बेटा फॉर्मूला पढ़ा हमने, क्या वो फॉर्मूला यहां लगा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स हों। अगर दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स नहीं हैं तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है बेटा। ये फॉर्मूला दो लॉन्ग पैरेलल वायर के लिए ही एप्लीकेबल है। मतलब बात समझ में आई बेटा? यहां तो एक लॉन्ग वायर है और एक लूप है, तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है बेटा। तब क्या करोगे? बेसिक्स पे जाएंगे। क्या बेसिक्स होंगे? हम कहेंगे बेटा इस लूप के 4 टुकड़े होंगे। सोचिए जरा, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, 4 टुकड़े होंगे, मतलब 4 वायर्स होंगे। ठीक, इन 4 वायर में से किसी एक को वायर को पकड़ेंगे, उस पर फोर्स आएगा F इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। आइडियल क्रॉस बी। जब किसी वायर में फोर्स निकालते हैं तो बी क्या बेटा होता है? एक्सटर्नल होता है। तो कॉन्सेप्ट बेटा बनने लगा। हमें सोचेंगे कि जो I1 है वो एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस लूप के वायर्स की पोजीशन पे, और वो जो फील्ड है इनके लिए बेटा एक्सटर्नल फील्ड बन जाएगी, और वो एक्सटर्नल फील्ड जो है इस फॉर्मूले के थ्रू लूप के हर टुकड़े पे फोर्स लगाएगी, और उन फोर्सेस को जोड़ देंगे तो लूप पे नेट फोर्स आ जाएगा बेटा। क्या कॉन्सेप्ट समझ में बेटा? फिर से सुनो, ये लॉन्ग वायर जो है ये इस लूप की पोजीशन पे एक फील्ड लगाएगी बेटा। वो फील्ड जो है इन लूप के जो पार्ट्स हैं, जो वायर्स हैं, उन पे एक फोर्स लगाएगी बेटा, क्योंकि वो फील्ड इसकी जो है इनके लिए एक्सटर्नल फील्ड होगी, और जो एक्सटर्नल फील्ड होगी वो वायर पे बेटा फोर्स लगाएगी। लूप के हर टुकड़े पे फोर्स आएगा, उनको हम जोड़ देंगे, और फोर्स वेक्टरली जोड़ेंगे, वेक्टर वाइज जोड़ेंगे, तो नेट फोर्स जो होगा उन सबका वेक्टर सम होगा बेटा। चलो सबसे पहले देखते हैं बेटा है कि इसकी फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो हम बेटा राइट हैंड थंब रूल लेंगे बेटा। देखो बाकी बार बार आ रहा है बेटा आपको, है ना, तो आपको बहुत ही पेशेंस से काम करना है। सबसे पहले क्या करें, आप थंब को रखें बेटा वायर पे, थंब को बेटा वायर पे रखें बेटा, और यहां फील्ड निकालना है तो यहां सोचो फिंगर यहां आ गई और तबला बजाओ यहां पे। बोलो तबला बेटा कहां गया? इनसाइड। तो ये बेटा इनसाइड चला गया बेटा फील्ड, ये हम कहेंगे B1 होगा। B1 क्या? फील्ड ड्यू टू करंट I1। और अगर ये दूरी बेटा यहां से x मानी जाए बेटा, तो इस x दूरी पे जो फील्ड होगी वो अगले पेज बेटा हमें लिखी हुई है बेटा, वो बेटा फील्ड हमारी है B ड्यू टू I1 इज म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई x। कितना समझ आया बेटा? हमने पहले क्या किया, लॉन्ग वायर जो है I1 जिसमें करंट है उसकी फील्ड निकाली डिस्टेंस x पे, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई x। ठीक, फिर पिछले पेज बेटा आते हैं। तो अब जो बेटा हमारा बेटा ये सेकंड जो बेटा हमारे लूप है, लूप के जो टुकड़े हैं इन पे जो फोर्स होगा, मान लो अगर हम कह रहे हैं F2, तो करंट बेटा इसका ही लेंगे I2। ये डीएल वेक्टर बेटा किसका होगा? I2 का ही होगा। डीएल वेक्टर समझ रहे हैं? उसका छोटा सा एलिमेंट, करंट एलिमेंट जो I2 के साथ साथ होगा, और B बेटा एक्सटर्नल होगी, किसकी बेटा वजह से? 1 वाले की बेटा वजह से। ठीक है, तो ये जो बेटा B1 है ये इस पूरे लूप के वायर्स के लिए एक्सटर्नल फील्ड होगी, उन पे फोर्स लगाएगी बेटा। तो हम लोग डायरेक्शन पहले निकाल लेते हैं। इस लूप में 4 टुकड़े हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। इन चारों टुकड़ों पे हम फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। उसके लिए फिंगर बेटा कहां रखेंगे? डीएल। डीएल किसका? I2 पे, मतलब I2 पे फिंगर रखेंगे। कहां घुमाएंगे? B1 में। थंब क्या देगा बेटा? फोर्स। चलो राइट हैंड बेटा ऊपर लाओ। ए बी के लिए करंट I2 ऊपर है, मतलब उसका डीएल वेक्टर ऊपर होगा, तो ऊपर फिंगर रखो। B1 जो एक्सटर्नल फील्ड है यहां पर वो अंदर है, अंदर घुमाओ। थंब कहां है? लेफ्ट। इस फोर्स को बोलेंगे FAB, फोर्स ऑन AB वायर। अच्छा, अब BC को देखो बेटा, BC में करंट I2 राइट है, तो I2 का डीएल वेक्टर भी राइट होगा। डीएल वेक्टर फिंगर रखो। B1 एक्सटर्नल फील्ड अंदर है, अंदर घुमाओ। थंब कहां गया? ऊपर। FVC बेटा ऊपर होगा। क्या इतना समझ में आया बेटा? अच्छा, अब बेटा CD को देखो बेटा,
ध्यान सुनना बेटा, सीडी देखो बेटा, सीडी में I2 नीचे है, उसका डीएल वेक्टर भी नीचे होगा, तो नीचे फिंगर रखो, राइट हैंड की फिंगर नीचे रखो और अंदर बेटा घुमाओ, B1 अंदर है बेटा, तो थंब कहां के राइट, इस पे फोर्स FCD राइट होगा। अच्छा इसको देखो बेटा, ये जो बेटा डीए वेक्टर हमारे पास लेंथ है, इसमें करंट I2 लेफ्ट है, तो उसका डीएल वेक्टर भी लेफ्ट होगा, रखो बेटा लेफ्ट में, और B1 अंदर है तो अंदर घुमाओ, थंब बेटा बोलो कहां गया, नीचे, FDA फोर्स नीचे होगा। कितना समझ में आया बेटा? अब आगे समझना बेटा, ये देखो बेटा पहले FAB और FCD क्या दोनों बेटा बराबर होंगे? नहीं। आप देखो बेटा, ये जो वायर है बेटा पास है, पास है तो यहां फील्ड ज्यादा होगी, पास में फील्ड ज्यादा होती, क्यों? क्योंकि जो बेटा फील्ड है वो एक्स के इनवर्स में है, फील्ड बेटा एक्स के इनवर्स में है, तो यहां पर ये वाला वायर पास है, पास है तो फील्ड, पास है तो डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो फील्ड ज्यादा होगी, फील्ड ज्यादा होगी तो फोर्स फील्ड के डायरेक्ट में है, तो फोर्स भी ज्यादा होगा, तो ये फोर्स बड़ा होगा एज कंपेयर टू FCD। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो फील्ड कम होगी, इनवर्स में है दोनों, फील्ड कम होगी तो फोर्स भी कम होगा, स्मॉल फोर्स होगा बेटा, तो ये फोर्स इससे बड़ा होगा। ये बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा अब इन दोनों को देखो बेटा, इन दोनों की बात क्यों गई, दोनों क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। अब इन दोनों की बात करते हैं क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। अब देखो, अगर इस वाले वायर BC का एक टुकड़ा लें बेटा हम यहां पे, और ऐसे ही उतनी ही दूरी पे एक टुकड़ा बेटा इसका यहां लें बेटा, तो जितनी फील्ड यहां इस पर होगी उतनी ही फील्ड यहां इस पे होगी, क्योंकि दोनों की दूरी सेम है, तो जितना फोर्स इस पे होगा उतनी फोर्स पे होगा, तो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी फोर्स की, तो दोनों फोर्स बेटा क्या करेंगे आपस में, कैंसिल। तो ऐसे जितने बेटा टुकड़े लेते जाओगे इस पे और जितने बेटा टुकड़े लेते जाओगे इस पे बेटा, तो दोनों फोर्स क्या करेंगे, ऊपर नीचे आपस में कैंसिल कर देंगे बेटा, तो कहेंगे ओवरऑल FBC और FDA आपस में क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों के जो टुकड़े होंगे वो इस वायर से सिमेट्रिक दूरी पे है बेटा यहां पे, और सिमेट्रिक दूरी पे हैं तो सेम डिस्टेंस पे हैं, सेम डिस्टेंस पे हैं तो सेम फील्ड होगी, तो सेम फोर्स होगा, डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों फोर्स क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। लेकिन ये फोर्स FAB FCD कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इस फोर्स को निकालेंगे, हम इस फोर्स को निकालेंगे और हम उससे बेटा क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट में हैं, तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। अगले पे चलने वाले बेटा हम लोग हैं, तो फोर्स ऑन I2, ऑफ कोर्स बेटा ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है, तो आपको पूरा तरीके से लिखना होगा, इसको आपको दिखाना होगा बेटा यहां से लिख के, तो F इक्वल टू I DL क्रॉस B। ठीक, अगर स्ट्रेट वायर आप जानते हैं तो आप लिख सकते हैं ILB साइन थीटा बेटा, या IBL साइन थीटा बेटा, और थीटा एंगल है बिटवीन DL वेक्टर एंड B वेक्टर, वो बेटा वो कितना होगा, 90 होगा। 90 पहले समझा चुका हूं आपको, लेकिन फिर समझा देता हूं एक बार। आपका थीटा है DL और B के बीच का एंगल। इस AB की बात करें तो DL बेटा कहां की तरफ है, ऊपर, B बेटा एक्सटर्नल बेटा कहां है, अंदर, तो ऊपर में और अंदर में बेटा कितना एंगल है बताओ, 90, तो साइन 90 बेटा कितना हो जाएगा, 1, इसलिए बेटा हमने यहां पे थीटा को 90 लिए, साइन 90 1 हो गया, तो फील्ड फोर्स मिला ILB। नाउ अगर हम I2 पे निकाल रहे हैं फोर्स, तो I2 करंट लेंथ भी I2 की, लेकिन फील्ड एक्सटर्नल पड़ोसी की I1 की होगी बेटा, ध्यान रखना हमेशा, फील्ड हमेशा पड़ोसी की होती है, तो वो B1 होगी, तो फॉर्मूला क्या आया, I2L2 B1। एक जनरल फॉर्मूला बेटा हमारे पास, हमें लिख लिया बेटा थोड़ा दिखाने के लिए। आप जानते बोर्ड में होगा तो लिखने के मार्क्स मिलते हैं अगर आप साफ सुथरा लिख रहे हो तो, वैसे तो आप एंट्रेंस में कर रहे हो तो फटाफट करना होगा आपको। अच्छा अब बेटा हम लिख रहे हैं फोर्स AB, फोर्स ऑन AB बेटा, ठीक है, तो फोर्स ऑन AB बेटा किस पे था बेटा, फिर से एक बार पेज, हम बेटा इस पे फोर्स लेंगे और बेटा हम इस पे फोर्स लेंगे। ठीक, अब थोड़ा सा देख लो बेटा यहां पे, क्योंकि अगले पेज हम फिर डायरेक्ट लिखेंगे, हम वापस नहीं आएंगे। अब जब बेटा हम AB पे फोर्स ले रहे हैं तो डिस्टेंस बताओ बेटा कितना है, A, AB का डिस्टेंस वायर से बेटा कितना बोलो, A, और जब हम CD को देख रहे हैं बेटा है, तो CD का डिस्टेंस बेटा वायर से कितना होगा, A प्लस B। फिर से AB का डिस्टेंस बेटा वायर से कितना बेटा है, A है, और CD का डिस्टेंस बेटा वायर से बेटा कितना है, A प्लस B। मतलब AB के लिए जो x है, x यहां से यहां तक की दूरी है बेटा, वो कुछ भी हो सकती है बेटा, AB के लिए जो x है वो A के बराबर होगा, और CD के लिए जो x है बेटा वो A प्लस B के बराबर होगा।
अगले पेज चल रहे हैं जिससे आपको समझ में आएगा। देखो FAB बेटा इस फॉर्मूले का लगाओ, I2 लिख दिया, L2 मतलब उसकी लेंथ वायर की, लेंथ बेटा वायर की बेटा लेंथ बेटा कितनी है, I2 वाले वायर की लेंथ बेटा कितनी है B अपॉन B1 मतलब लंबे वाले वायर की, लॉन्ग वायर की फील्ड कितनी, म्यू नॉट I1 बाई 2πx, और x किसके बराबर है, a के बराबर है। तो कितना हो गया, म्यू नॉट I1 I2 B अपॉन 2πa, इसी से लिख लिया बेटा हमने इसको। डन। नाउ अब बेटा हम चलते CD पे फोर्स निकालते हैं, वो पिछले पेज समझाया था मैंने आपको। इसी फॉर्मूले लगाते हैं, I2 CD वाले की लेंथ भी बेटा कितनी है, L2 जो है बेटा B के बराबर है, लेकिन जो दूरी है CD वाले की बेटा, जो x दूरी है वो a प्लस बी है, पिछले पेज समझाया बेटा। तो आप यहां लिख दो x की जगह बेटा, इसकी जगह लिख दो बेटा a प्लस बी। तो फील्ड जो बेटा B1 है वो यहां से लोगे म्यू नॉट I1 बाई 2πx, x हमारा a प्लस बी बेटा है, तो इसी को सॉल्व करके लिख दोगे म्यू नॉट I1 I2 B अपॉन 2πa प्लस बी। और आपको बेटा पिछले पेज से याद है कि दोनों फोर्स कैसे हैं, अपोजिट, तो नेट फोर्स क्या होगा, FAB माइनस FCD। तो ये बेटा हमने लिख दिया था FBC एंड FDA विल कैंसिल आउट, ये पिछले पेज समझाया था, एक ऊपर था एक नीचे था, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो नेट फोर्स कितना बेटा बचेगा हमारे पास, FAB माइनस FCD। FAB बेटा पिछले पेज से लिखा हुआ है, FCD बेटा पिछले पेज से लिखा हुआ बेटा है, ठीक है, कैलकुलेशन आप कर ही लोगे। चलो समझाया तो थोड़ा सा, वैसे आप बहुत आसान सी बेटा है। देखो म्यू नॉट I1 I2 B 2π, ये बेटा कॉमन ले लिया हमने, म्यू नॉट I1 I2 B 2π बेटा कॉमन ले लिया, ठीक। यहां बेटा क्या बचेगा हमारे पास में, 1 बचेगा, और यहां बेटा क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा, 1 अपॉन a प्लस बी। तो एलसीएम लोगे बेटा, अच्छा यहां बेटा a भी बचेगा, यहां 1 अपॉन a बचेगा, और यहां 1 अपॉन a प्लस बी बचेगा। एलसीएम लोगे तो a प्लस बी यहां आएगा, a यहां आएगा, ठीक है, यहां a इंटू a प्लस बी बचेगा बेटा। अच्छा ये a बेटा क्या करे, कैंसिल, b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और नीचे बेटा क्या बचेगा, 2π a इंटू a प्लस बी बेटा, ऑफकोर्स म्यू नॉट I1 I2 भी बचेगा सर। तो ये हो गया बेटा हमारा फाइनल आंसर बेटा। बेटा ये है आज का सेकंड लास्ट बेटा क्वेश्चन, है ना, 2 बेटा क्वेश्चन और कराता हूं बेटा, पर क्लास को खत्म करते हैं हम लोग हैं। ये बेटा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक बार जरा आप पढ़ें इसको और फिर मैं आपको बताता हूं। पानी पी लेता हूं, आप भी सर पानी थोड़ा पी लीजिए, मैंने आपसे बार बार कहा ढेर सारा पानी पीते रहा करिए बेटा, ढेर सारा खाना भी खाइए, एक्सरसाइज भी करिए बेटा। अगर आपको बढ़िया पढ़ाई करना है तो दिमाग के साथ साथ बॉडी फिट होना चाहिए, क्योंकि दिमाग तभी फिट रहेगा जब बेटा बॉडी फिट है। तो पानी ढेर सारा पीजिए, फल ढेर सारे खाइए सर, दौड़िए भागिए भी अच्छा से बेटा, तभी सर बॉडी फिट रहेगी, तभी सर दिमाग भी सर फिट रहेगा सर जो है। तो एक बार पढ़ें, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, आप भी पानी पी लीजिए। क्वेश्चन बेटा ये है हमारे पास में कि देखिए ये सीलिंग है, सपोर्ट है, सपोर्ट से एक स्प्रिंग अटैच है, नीचे एक डिश है बेटा जिसमें मरकरी फील्ड है। मरकरी मतलब सर ऑफ कोर्स लिक्विड की जरूरत है, तो मरकरी बेटा लिक्विड है, वो फील्ड है बेटा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में बेटा डिश मेटल की है बेटा, ऑफ कोर्स मेटल डिश है, इसमें मरकरी भरा हुआ है, उसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और एक स्विच लगा रखा है यहाँ पे। डन, ये सेटअप हो गया। अब क्वेश्चन ये बेटा ये है कि अगर हम स्विच को क्लोज कर दें तो स्प्रिंग क्या करेगा। पहला ऑप्शन है जैसा है वैसा रहेगा, सेकंड ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, थर्ड ऑप्शन है ऑसिलेट करेगा, फोर्थ ऑप्शन है एसएचएम करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करके रुक जाएगा पहला ऑप्शन, जैसा है वैसा रहेगा दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन आगे पीछे कर सकते कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑसिलेट करेगा तीसरा ऑप्शन, और एसएचएम वर्ड याद होगा बेटा 11th क्लास से, एसएचएम करेगा चौथा ऑप्शन बेटा। बताओ भाई क्या करेगा, आइए देखिए सर क्या करेगा।
जैसे स्विच क्लोज करोगे तो बेटा बैटरी से करंट फ्लो करेगा ऐसे, और करंट बेटा फिर स्प्रिंग में फ्लो करेगा सर ऐसे। ठीक सर, करंट बेटा स्प्रिंग में फ्लो करेगा। अब जरा ध्यान देना बेटा, करंट जब बेटा स्प्रिंग में ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे बेटा फ्लो करेगा, ऐसे बेटा फ्लो करेगा, तो करंट स्प्रिंग में ऐसे फ्लो कर रहा है, सोचिए ऐसे फ्लो करते आ रहा है। तो मैंने दोनों हाथों दिखा रहा हूं, ये जो पास वाले बेटा लूप है, उन लूप में करंट का डायरेक्शन सेम है। जब ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो बगल वाले लूप में जो करंट का डायरेक्शन है वो सेम है। बोलो समझ में आई बात बेटा? स्प्रिंग मान लो ऐसे रखा हुआ है और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो बगल वाले लूप्स में, जो स्प्रिंग के बगल वाले लूप्स हैं, उनमें डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है। क्या इतना समझ में आया बेटा? जो बगल वाले लूप्स हैं उनमें डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है बेटा। अब याद करो, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट सेम होता तो अट्रैक्शन होता, रिपल्शन होता बेटा? अट्रैक्शन होता है। क्या बेटा होता बेटा? बोलो, अट्रैक्शन होता है। ये पीछे से पता है, पैरेलल वायर है, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, अट्रैक्शन होगा। तो ये जब लूप में करंट सेम डायरेक्शन में है, स्प्रिंग के लूप्स में करंट सेम डायरेक्शन में है, तो उसमें अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन से ये स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाएगा। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा वैसे इसका टच यहां से छूट जाएगा मरकरी से। जैसे ही मरकरी से टच छूट जाएगा तो करंट फ्लो करना बंद कर देगा, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो फिर बेटा करंट फ्लो करना बंद कर देगा। करंट तब तक फ्लो करेगा जब तक सर्किट कंप्लीट है। अच्छा, जैसे करंट फ्लो करना बंद करेगा तो उसके बीच में करंट की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो खत्म हो जाएगा। जो अट्रैक्टिव फोर्स खत्म हुआ तो क्या होगा? ये जहां था वहीं आ जाएगा, मतलब फिर टच करेगा। जब ये फिर टच करेगा तो इसमें फिर करंट फ्लो करेगा। जब इसमें फिर करंट फ्लो करेगा बेटा तो फिर वही अट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो फिर ये ऊपर जाएगा। ठीक, इसका मतलब प्रोसेस रिपीट करेगा तो ये ऐसे ऐसे करता रहेगा। ये ऐसे ऐसे को क्या बोलते हैं? ये ऐसे ऐसे को बोलते हैं बेटा, क्या बेटा बोलते हैं बेटा? बोलो, ऑसिलेशन। बोलो समझ में आई बात बेटा? ये ऐसे ऐसे को बेटा ऑसिलेशन बोलते हैं। तो ये ऑसिलेटरी मोशन होगा। हां, अब उसमें एसएचएम है तो वो एसएचएम भी ऑप्शन में ठीक भी हो सकता है। आप बताओ, एसएचएम होगा या ऑसिलेशन होगा? ये सर थोड़ा सा अगले पेज, क्योंकि यहां जगह नहीं बेटा लिखने की है, तो अगले पेज बताता हूं मैं। एसएचएम होगा, ऑसिलेशन होगा, क्योंकि आप ये तो समझ गए कि ये ऐसे ऐसे करेगा बेटा। ठीक है, तो जो मैंने समझाया है उसको बेटा लिख दिया बेटा, यहां पे जरूरत पड़ेगी आपको बाद में, तो मैं लिख दिया बेटा इस बात को। और मैं अगले पेज का समझाता हूं कि ऑसिलेशन होगा या एसएचएम होगा। चलो पहले इसे पढ़ लेते हैं। व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, द कॉइल्स ऑफ स्प्रिंग विल कॉन्ट्रैक्ट। बताया मैंने आपको, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम एज द करंट इन देम इज फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन। बताइए सारी बातें बेटा आपको। आज अगले पे चलते हैं। द सर्किट विल ब्रेक, अब सर्किट टूट जाएगा। करंट बिकम जीरो, करंट जीरो हो जाएगा। एंड अट्रैक्टिव फोर्स वैनिशेस, वैनिश मतलब खत्म हो जाना, खत्म हो जाएगा। ड्यू टू विच स्प्रिंग विल केम बैक टू नेचुरल पोजिशन, अपनी नेचुरल पोजिशन पे आ जाएगा। द करंट विल अगेन फ्लो, दस रिपीटिंग द प्रोसेस, प्रोसेस रिपीट होगा, एंड ऑसिलेटिंग द स्प्रिंग। आगे पढ़ लेते हैं लास्ट लाइन को। एसएचएम विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज एफ इज नॉट प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है और ये नॉट मतलब काट दिया उसको, एफ इज नॉट प्रोपोर्शनल टू -6। क्या मतलब इसका बेटा? आइए समझ लेते हैं। देखिए यहां जो बेटा फोर्स होगा वो होगा μ0 I1 I2 L अपॉन 2/d। 11th क्लास में पढ़ा था एसएचएम तब होता है बेटा जब फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू -6 होता है। ये 11th क्लास में बेटा मैंने पढ़ाया था और 12th क्लास में भी कई बार बेटा मैंने इसको यूज किया बेटा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो तो I1 I2 L पे डिपेंड कर रहा है, वो X पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहां जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू -x नहीं है। तो जब ऐसे ऐसे करेगा तो सिर्फ ऑसिलेशन बोलोगे। एसएचएम तभी बोल सकते हो जब F प्रोपोर्शनल टू क्या हो बेटा? -x हो। तो क्योंकि F प्रोपोर्शनल टू -x तो है नहीं,
इसलिए SHM नहीं कहा जाएगा। ऐसे बेटा क्या बेटा कहा जाएगा बताओ? ऑसिलेशन कहा जाएगा। बात समझ गए बेटा? बहुत बढ़िया। और आ गया भाई आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा, आखिरी बेटा क्वेश्चन बेटा आ गया हमारे पास में। आज का बेटा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। नाउ क्वेश्चन बेटा क्या है, हम लोगों ने बेटा आज पढ़ा कि अगर दो बेटा लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं तो दो लॉन्ग बेटा पैरेलल वायर जो हमारे पास हैं उनके बीच में जो F है वो कितना बेटा होता है? फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई डी बेटा होता है। तो अगर हम F और I1 इंटू I2 के बीच का ग्राफ बनाए तो वो ग्राफ कैसा होगा? क्या समझ में क्वेश्चन बेटा आया? दो लॉन्ग पैरेलल वायर के बीच में जो फोर्स F है और I1 इंटू I2 जो है उसका ग्राफ कैसा होगा बेटा? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स F एंड I1 I2 इन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स इफ, आगे एक कंडीशन और दे दी, इफ अट्रैक्टिव फोर्स इज नेगेटिव। कंडीशन के साथ में है कि अगर अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव है तो F और I1 I2 का ग्राफ कैसा होगा? नाउ चार ऑप्शन बेटा बोर्ड पे दे रखे हैं। यहां बेटा पहला ऑप्शन ये है कि F y एक्सिस पे लिया, I1 इंटू I2 x एक्सिस पे लिया। I1 इंटू I2 कंबाइंड वैल्यू है सर, ये I1 इंटू यहां लिया बेटा तो ग्राफ ऐसा बना के दिखाया, रेड से बेटा जो बनाया वो बेटा ग्राफ बना के दिखा रखा था। सेकंड में F y एक्सिस पे ही लिया हुआ है, सब में वही y एक्सिस पे लिया है, I1 I2 x पे लिया है, ग्राफ बेटा ये रेड वाला दिखा रखा है। ठीक, फिर वही F y एक्सिस पे है, I1 I2 बेटा x एक्सिस पे है, ग्राफ ये रेड लाइन से स्ट्रेट लाइन दिखा रखी है। थर्ड में F वही लिया है, I1 I2 बेटा x एक्सिस पे लिया हुआ है, ग्राफ बेटा ये रेड लाइन दिखा रखा है। बताओ क्या ग्राफ होगा? इन चारों में से बेटा कौन सा ग्राफ होगा? क्या तुक्का मार सकते हैं आप? मतलब सही बता सकते हो आप कौन सा ग्राफ होगा इसमें? देखिए सबसे पहली बात यह है कि बेटा यहां F की बेटा पावर कितनी है? 1। I1 I2 बेटा पावर बेटा कितनी बेटा है? 1। तो अगर F I1 I2 के डायरेक्ट में है और दोनों की पावर 1 है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। बेटा देखो ग्राफ लगभग हर चैप्टर में बेटा कई बार आते हैं, तो अगर आपका ग्राफ में जरा भी वीक पोर्शन बेटा है तो प्लीज ग्राफ के बेटा 11th क्लास वाले जो 2 क्लास बेटा हैं उनको जरूर आप पढ़ लें बेटा, आप वीडियोस बेटा उनके जरूर देख लें बेटा, उससे ग्राफ बेटा स्ट्रांग हो जाएगा बेटा जो है। तो हम जानते हैं कि अगर आपके दो पैरामीटर, दो वेरिएबल आपस में डायरेक्ट में हैं और दोनों की वैल्यू, दोनों की पावर 1 है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बेटा होता है। हम जानते हैं जगह कम है लेकिन मैं लिखने की कोशिश करता हूं, y इक्वल टू mx प्लस सी। y इक्वल टू mx प्लस सी ग्राफ बेटा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। यहां y पावर कितनी है? 1, x पावर बेटा कितनी है? 1, ग्राफ कैसा होगा बेटा बोलो? स्ट्रेट लाइन। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, यहां तो वैसे बाकी सारे स्ट्रेट लाइन ही हैं, लेकिन मान लो अगर पैराबोला भी होता, हाइपरबोला भी होता तो आपके लिए और आसान होता आंसर निकालना कि भाई स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ होगा, क्योंकि y पावर 1 x पावर 1 है, f पावर 1 है, I1 I2 पावर 1 है, तो इससे मैच कर रहा है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर पैराबोला हाइपरबोला होता तब तो और फास्ट आसान आता। अभी सब स्ट्रेट लाइन है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा चूज करने में। इसको मैं रब कर देता हूं, ज्यादा गंदा हो रहा है सर यहां पे। जी अब देखिए सर, इनमें से कौन सा स्ट्रेट लाइन होगा ये देखना बेटा। यहां पे देखिए जैसे उसने क्या कहा कि अट्रैक्टिव फोर्स को हम निगेटिव मानेंगे, ये कंडीशन दे दी बेटा, हम इस पे ही फोकस करेंगे। तो हम थोड़ा सा पुरानी यादों में आते, मतलब पुरानी याद मतलब आज से क्लास की स्टार्टिंग हुई थी बेटा वहां की बात कर रहे हैं। हमने कहा था कि अगर दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो रिपेल करेंगे। बेटा आपको ये बात याद है? अगर दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है तो बेटा अट्रैक्ट करेंगे, और अगर दोनों वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो बेटा वो रिपेल करेंगे। और जब अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा निगेटिव, और जब रिपेल करेंगे तो फोर्स रिपल्सिव होगा पॉजिटिव। ठीक, अगर थोड़ा कम दिख रहा है बेटा तो मैं बोल रहा हूं इसलिए आप बस याद कर लो। तो यहां अट्रैक्ट करेंगे सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्टिव फोर्स निगेटिव होगा, और अगर वो रिपेल करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव होगा, उसका उल्टा रिपल्सिव पॉजिटिव होगा। ये बात समझ आई बेटा? अच्छा आप देखो, मान लो I1 ऊपर की तरफ पॉजिटिव है और अगर नीचे होगा तो निगेटिव है,
तो यहां I1 ऊपर है पॉजिटिव है, I2 ऊपर है पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो I1 इंटू I2 पॉजिटिव होगा। अच्छा, यहां I1 ऊपर है पॉजिटिव है, I2 नीचे है बेटा निगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होगा, निगेटिव होगा, तो I1 इंटू I2 निगेटिव होगा। कितना समझ आया बेटा? यहां अट्रैक्टिव फोर्स निगेटिव, उसने क्वेश्चन में दे रखा है, यहां रिपल्सिव फोर्स निगेटिव, सॉरी रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव, यहां अट्रैक्टिव फोर्स निगेटिव, रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव। अच्छा, यहां दोनों करंट ऊपर हैं तो दोनों I1 I2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। यहां I1 ऊपर पॉजिटिव, I2 नीचे निगेटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव। अब देखो उसका मतलब बेटा क्या है, यहां बोर्ड यहां ग्राफ पे आ जाओ, पहले इसको देखो। I1 इंटू I2 पॉजिटिव है बेटा, देखो I1 इंटू I2 एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस राइट में पॉजिटिव होगी, लेफ्ट में निगेटिव होगी। जब I1 इंटू I2 पॉजिटिव होगा तो ग्राफ राइट होगा, जब I1 इंटू I2 निगेटिव होगा तो ग्राफ लेफ्ट होगा। ठीक। अच्छा, फोर्स जब अट्रैक्टिव है तो निगेटिव है और फोर्स रिपल्सिव है तो पॉजिटिव है। अब ध्यान दो बेटा, फोर्स वाई एक्सिस पे है, जब रिपल्सिव होगा पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऊपर होना चाहिए, जब निगेटिव अट्रैक्टिव तो ग्राफ नीचे होना चाहिए क्योंकि फोर्स वाई एक्सिस पे है। तो अब स्टेप बाय स्टेप फिर से करते हैं। पहला क्या कंडीशन बेटा है, ये हमने केस माना, दो ही केस पॉसिबल है, किए और एक ही केस पॉसिबल है। तो पहले केस में I1 इंटू I2 कैसा है, पॉजिटिव, तो ये एक्स एक्सिस पे राइट में ड्रॉ किया जाएगा ग्राफ। उस टाइम पे फोर्स अट्रैक्टिव निगेटिव है तो फोर्स नेगेटिव कहां होगा, नीचे, तो ग्राफ नीचे ड्रॉ किया जाएगा। तो राइट और नीचे कहां कहां है बेटा, राइट और नीचे कहां कहां है, देखो इसमें राइट है लेकिन ऊपर है, इसमें राइट है लेकिन ऊपर है, इसमें राइट है नीचे है, मतलब ये पॉसिबल है, इसमें राइट है और नीचे है, मतलब ये पॉसिबल है बेटा। तो इस पॉइंट से कौन सा बेटा दो ग्राफ पॉसिबल है, ये वाला और ये वाला, मतलब बी वाला और डी वाला। अब दोनों में से एक ही आंसर होगा, फोर्थ सेकंड कंडीशन से आएगा। I1 इंटू I2 निगेटिव है, मतलब ग्राफ लेफ्ट होगा, भाई इसमें भी लेफ्ट है, इसमें भी लेफ्ट है, डन, बिल्कुल आंसर के पास आने वाले हैं। और F उस टाइम रिवर्सिव पॉजिटिव है, मतलब उस टाइम F ऊपर प्लॉट किया जाएगा, तो F ऊपर इसमें है, मतलब ये आंसर है। इसमें F नीचे है उस टाइम पे, मतलब ये आंसर नहीं है। सो आंसर बेटा बोलो कौन सा हुआ, डी हो गया। कुछ बात समझ में आई बेटा? तो इसी के साथ बेटा हमने आज का बड़ा टॉपिक फिनिश बेटा कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड लक।